नमस्कार, इस ओपनिंग शो में खास आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी हैं, प्रियंका और मानसी, जिनके साथ हम अगले 2.5 घंटे आपके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे आज मार्केट की ओपनिंग को थोड़ा समझें। मेहमानों से ही जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे आज सौदे छुपे हुए हैं। आज दो अहम चीज़ें हो रही हैं। पहला, एक तो आईईसी का आगाज़ हो रहा है, इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आज से आगाज़ हो रहा है। ये 2 दिन का शिविर होगा, 2 दिन का कॉन्क्लेव है जो कि आज और कल चलेगा, और आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो मार्केट के हिसाब से थोड़ी वॉलेटिलिटी का दिन होगा। और दूसरा, इकोनॉमी और बाजार को अच्छे से समझने के लिए आज आईईसी का भी आगाज़ हो रहा है, और ये 9th एडिशन है जहां पर भारत एक सुपर पावर, 3rd सुपर पावर के तौर पर कैसे बनेगा उसको लेकर चर्चा होगी। गणमान्य व्यक्तियों का पूरा पैनल होगा इसके अंदर, और आज से ही इसका आगाज हो जाएगा। तो इसकी तस्वीरें, इसका लाइव सब कुछ हम आपके सामने आज ही लेके आते रहेंगे। लेकिन इस बीच डेट सीलिंग वाला मामला जो यूएस के अंदर चल रहा है, वहां से भी एक अच्छी खबर आई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं। पक्ष के वाले वोट 300 प्लस आए हैं। इसका क्या मतलब है? डेट सीलिंग का क्या भूत बाजार को छोड़ चुका है? एक बार प्रियंका से समझ लेते हैं, फिर घरेलू ट्रिगर्स पे मानसी से जानेंगे। प्रियंका, पहले आप जरा ग्लोबल ट्रिगर्स बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल मॉर्निंग डिम्पी, मॉर्निंग मानसी। देखिए, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों का सपोर्ट तो चाहिए होगा, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि ये वोटिंग बहुत क्रूशल थी, इस पर ज़रूर नजरें थी। और आज जो आप बता रहे हैं कि पक्ष में 314 वोट पड़े, क्योंकि पूरे हाउस को एक मेजॉरिटी लेकर आनी है, तब डेट सीलिंग पर लॉ बन जाएगा। और ये बात भी है कि यूएस सेक्रेटरी उनका सपोर्ट चाहिए होगा इस पे, रिपब्लिकन्स का चाहिए होगा, डेमोक्रेट्स का बनेगा, उसके बाद ये लॉ बनेगा। लेकिन बाजार को जो बड़ी चिंता थी वो ये थी कि ये रेजोल्यूशन जल्द आ जाए। तो रेजोल्यूशन आपके सामने है, इस पर वोटिंग आज, इस पर सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल पास हुआ, सेनेट में जाएगा, और उसके बाद आपको बहुमत मिलेगी, और उसके बाद इस पर सहमति बनेगी। तो इन टोटल डिफॉल्ट से तो एटलीस्ट बच जाएगा यूएस इकोनॉमी, जिस पर सबसे बड़ी बात की जा रही थी। क्योंकि अगर ये डिफॉल्ट होता तो आप सोचिए कि इंडियन यूएस मार्केट्स में लगभग 35 से 40% तक की गिरावट, और कौन कौन से बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की बात नहीं हो रही थी। सो ओवरऑल यूएस मार्केट से आप ये बड़ा ट्रिगर तो देख रहे हैं। लेकिन एक और जो दूसरा बड़ा की इवेंट है वो है इस वक्त ब्रेंट की चाल भी। $72 के पास अब ब्रेंट वापस गिरा है, क्योंकि फिर से वो डर ग्लोबली बाजारों में है कि शायद इकोनॉमिक रिकवरी जो है, क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए, चाइना के इकोनॉमिक डेटा वो थोड़े से वीक आए हैं, और डिमांड लेकर वहां से एक बड़ा सिनेरियो बनता हुआ दिखता है। और इस बीच ही क्रूड की चाल को जरूर वॉच करना होगा। सो ये 2 ओवरऑल मेजर बड़े ट्रिगर्स थे। बॉन्ड यील्ड में भी आप देखें तो बॉन्ड यील्ड में भी वहाँ के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, इनफैक्ट वहाँ के 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। सो ग्लोबल मार्केट्स पे तो आप बहुत हद तक ये इम्पैक्ट आप देखेंगे डेट सीलिंग का जो मैटर है। लेकिन इसी का इम्पैक्ट आप आज एसजीएक्स निफ्टी पर थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं। कल हम एक गिरावट के साथ ही गए थे, और बड़ी गिरावट थी मानसी। बैंक निफ्टी में भी आप देखें 500 पॉइंट्स, रिकवरी बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं हुई। बिल्कुल। और प्रियंका, इनफैक्ट जोन सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी आज होने वाली है, तो वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड भी थी, और बाजार इतना चल चुके थे, ओवरबॉट सिचुएशन में आ गए थे। तो कल काफी ट्रेडिंग सेशंस के बाद अनवाइंडिंग का फेज बाजार में देखने को मिला। खास तौर से अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द एंटायर सेशन अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को बचाने की ही जद्दोजहद, बचाने की ही कोशिश में लगे रहे। ऑफ कोर्स इन लेवल्स को बचाने में कामयाबी भी हाथ लगी, जब क्लोजिंग देखने को मिली करीब 18,500 के आसपास निफ्टी में ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखे। हालांकि करीब 100 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली थी। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कुछ हद तक बाजार संभलते हुए रिकवरी मोड भी दिखाई, लेकिन 50 से लेकर 150 अंकों की रेंज में ही रिकवरी जो है वो ट्रेड करती रही। बैंक निफ्टी 44,130 के लेवल्स के बिल्कुल नजदीक, करीब 300 अंकों की बिकवाली के साथ। तो बैंक्स फाइनेंशियल से सपोर्ट नहीं मिला था। और इनफैक्ट अगर आप कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, कल जहां मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन या कह सकते हैं बड़े दिग्गज शेयर्स जिन पर काफी हद तक बाजार निर्भर करता है, वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट रिलायंस है, एचडीएफसी ट्विंस हैं, इनके परफॉर्मेंस का काफी समय से वेट हो रहा। कल यहां से बिल्कुल सपोर्ट मिलते हुए नहीं दिखे। बैंक्स फाइनेंशियल्स में एक्सिस बैंक, एसबीआई की तरफ से कमजोरी हाथ लगी। वहीं कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे, कल भारतीय एयरटेल का स्टॉक था जो कि सबसे ज्यादा बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा था। इस पर हमने बातचीत भी की, और इस पर टेक्निकल आउटलुक भी कल हम आपको लगातार बता भी रहे थे। इसके ठीक पीछे कोटक बैंक ने लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक अच्छा शार्प अप मूव दिखाया। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ही ये तेजी थी। दिन भर एक रेंज में रहने के बाद कोटक बैंक का स्टॉक चलता हुआ दिखा। क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज पर खासतौर से नजर रखी। 2% की गिरावट है, और क्रूड करेक्शन जो इस हफ्ते से ही शुरू हुआ है। पेंट स्टॉक्स, एविएशन, सीमेंट प्लेस,
यहाँ पर खास आपको नजर रखनी चाहिए। और फार्मास्यूटिकल एज डिफेंसिव्स और कुछ हद तक आईटी, क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर समझने की कोशिश करें, जहां वॉलिटिलिटी है वहां पर डिफेंसिव्स में आईटी चल रहे हैं और साथ ही फार्मा स्पेस में भी हमने कुछ हद तक एक खरीदारी के लेवल्स डेवलप होते हुए देखें। इसके अलावा अगर ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, इंडिया विक्स यानी कि वॉलिटिलिटी रेंज में है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इंडिया विक्स अगर लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा तो फिर वहां से कंसर्न्स पैदा हो सकते हैं। लेकिन इंडिया विक्स जो है रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा। कल की गिरावट के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी के पीसीआर जो है 1 के आसपास देखने को मिले और 2 दिन की गिरावट के बाद एफआईआईज की इंडेक्स ऑप्शंस और कैश में लगातार खरीदारी देखने को मिली। तो ऑल इन ऑल अगर देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है। Q4 जीडीपी ग्रोथ 4.6% के अनुमान के मुकाबले 6.1% के आसपास आता हुआ दिखा। तो जितना ग्लोबल मार्केट में कंसर्न्स डेवलप होते हुए इस वक्त देख रहे हैं, भारतीय बाजार, ऑफ कोर्स हम लगातार कह रहे हैं कि डीकपल होने की कोशिश और भारतीय बाजार की अपनी विपरीत चाल है, लेकिन कल का सेशन जो है वॉलेटाइल रहा। लेकिन डिम्पी, एफआईआईज की पोजीशनिंग अगर देखें, 25 सेशंस में से 24 सेशंस में एफआईआईज के बाय फिगर्स हैं। आप बताएं कौन से ट्रेड्स वहां पर, ऑप्शंस में कहां पर खरीदारी, और साथ ही कौन से ट्रांजैक्शंस या एफआईआईज की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में किस तरह की देखने को मिल रही है? बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि एफआईआईज की तरफ से कैश में काफ़ी खरीदारी हुई। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन 2 पॉइंट मैं जल्दी से खत्म कर देता हूं 10 सेकंड के अंदर। जीडीपी के नंबर और डेट सीलिंग काफ़ी हद तक मार्केट को समझ में आता था, इसलिए नंबर्स वैसे आए। आप इसलिए एसजीएक्स निफ्टी के अंदर आज 50-60 पॉइंट की गिरावट देख पा रहे हैं। ये मार्केट के लिए कोई अनोखी बात नहीं हो रही है। ये तो पहला ही पॉइंट था मेरा। अब आ जाते हैं मार्केट के अंदर कि हाँ, इस समय रेंज के अंदर कैसे मार्केट ट्रेंड करेगा, उसको जरा समझते हैं। निफ्टी के अंदर पहले आइए, कल क्या, कल निफ्टी के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटा है करीब 6% से, और एक कम नहीं होता 6%। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ओपनिंग की सीरीज में जब 6% हो या फिर क्लोजिंग में 6% हो, मतलब एक्सट्रीम वॉलेटाइल हम होने जा रहे हैं। अभी कल 6% घटा है, इसका मतलब कल मार्केट ने सपोर्ट तो नहीं ब्रेक किए, लेकिन बारूद काफ़ी इकट्ठा किया और पोजीशंस काफ़ी हद तक अनवाइंड की हैं। इसका क्या मतलब, सीरीज एक और लाइट भी हुई है। ये 2 लाख से नीचे के कॉन्ट्रैक्ट के साथ चल रही है। बैंक निफ्टी आते हैं, फिर मैं दोनों को क्लब कर दूंगा। बैंक निफ्टी देखेंगे कल 128 पॉइंट टूटा। ओपन इंडेक्स के हिसाब से यहाँ ज़्यादा गिरावट नहीं थी, यहाँ थी -0.46% की। कल एक ही दिन के अंदर 2 अहम सपोर्ट टूटे, 44,000 टूट गया, 44,200 टूट गया, और तीसरे अहम सपोर्ट 43,800 से मार्केट ने सपोर्ट लेकर 44,000 के ऊपर जाके बंद किया। इसका मतलब है कि सीरीज इतनी लाइट है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग से आप 2 क्रिटिकल सपोर्ट एक झटके में तोड़ देते हो। और इसी तरह से निफ्टी की भी अब सीरीज थोड़ी सी लाइट हुई है, इसलिए बी अवेयर। 18,400 450 अहम सपोर्ट एरिया है, अगर ये बचा रहता है तो फिर आपका काम बन जाएगा। आज सेकंड डे होगा इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल भी आप वीक ओपनिंग के साथ थे, आज भी आप वीक ओपनिंग के साथ हो। बच जाते हैं तो पुल बैक लाओगे, नहीं बचोगे तो फिर क्रैक थोड़े बड़े हो सकते हैं। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। आगे आते हैं पॉइंट्स पे, प्रीमियम वगैरह दोनों पे अच्छा, बैंक निफ्टी का प्रीमियम बढ़ गया। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, जो एक एग्रेशन दिख रहा था कल की बिकवाली के बाद, थोड़ा ठंडा हुआ है बाजार और 1 के आसपास आ गया पीसीआर। ये ओवरसोल्ड है, ओवरबोट है, कुछ भी नहीं है, ये एक एवरेज ट्रेड है जो कल आपको होता हुआ दिखा है। पीसीआर के बाद आते हैं हम जरा विक्स पे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं करेगा, ये तो मैं कम से कम 1000 बार बोल चुका हूं कि 11 से लेके 13.5 के विक्स का कोई मतलब नहीं है। जहां पर आपको जो स्विंग लेना 200-250 पॉइंट का आपको अलाउ कर देगा, इसमें कोई डायरेक्शनल अप्रोच कभी नहीं बताएगा ये आपको। कल एफआईआईज ने कल कैसे काम किया जरा ये बताते हैं आपके लिए। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर फिर से कुछ हद तक उनकी तरफ से बिकवाली आती हुई दिखी है और खरीदारी हुई कैश के अंदर। इसका मतलब यह है कि जब कैश के अंदर खरीदारी हो, ऑप्शंस के अंदर हल्की सी बिकवाली हो, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए। रिटेल ने कल क्या किया, रिटेल ने कुछ हद तक पोजीशंस को बॉट किया है। एफआईआईज ने कल पोजीशंस को थोड़ा बहुत सोल्ड किया है। ऑप्शंस के अंदर क्या हुआ, 18,500 जहां पर आप खड़े हैं एट द मनी, जिसको हम कॉल पुट कहते हैं, वहां पे कुछ हद तक कॉल्स बाय तो हुई हैं, बट वो ज़्यादा एग्रेसिवली बाय नहीं हो रही हैं। और इसके अलावा कुछ हद तक शॉर्ट्स भी हुई हैं, पुटे को खरीदा गया, लेकिन वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ। कुल मिला के बात सारी यही है कि बाजार अभी अपने सपोर्ट को ब्रेक करने की जल्दी में नहीं है, रेजिस्टेंस को पार करने की जल्दी में नहीं है। आज वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़े प्रीमियम खत्म होंगे, चर्निंग होएगी, जोरदार चर्निंग होएगी, थोड़ा सावधान रखिएगा। ओके, थोड़ा सावधान यहाँ रहना होगा, क्योंकि आपने इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग हुई है। एफआईआईज की थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन नीचे आई है, तो यानी अगर डिम्पी, ठीक है हम मान गए, यानी म्यूटेड या फिर थोड़ी नेगेटिव एक्सपायरी हो सकती है। तो स्टॉक्स कौन जिन पर एफआईआईज की पोजीशनिंग बढ़ी है, रोल ओवर्स जहाँ हुए हो?
अंदर कल काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनी है, तो डिक्सन को आज आप भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और शेयर होगा जहां पे कल शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आई, वो इप्का लैब है। जब मार्केट इस तरह के नेचर में आता है, थोड़े डिफेंसिव शेयर्स को चलाता है। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ताज़ा खरीदारी से डिक्सन, कुबोटा जैसे ये दोनों शेयर एक्टिव होंगे आज। इसके अलावा इप्का लैब पे भी ध्यान रखिएगा। वीक कौन हो सकते हैं? वीक देखिए कॉमोडिटीज़ के शेयर होंगे आज हो सकता है वेदांता के अंदर वापस से छोटा सा ब्लिप आपको आता हुआ दिख जाए। हो सकता है आपको ओएनजीसी टूटता हुआ वापस से और दिखे। ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे कल पोजीशंस खराब हुई हैं। एक शेयर मैं और नोटिस करवा देता हूं आपको, फिर मैं कल से 2 शेयर के फिगर आउट कर दूंगा। वो LIC हाउसिंग, एक बार जरा इस शेयर को भी ध्यान रखिएगा। इसके अंदर भी कल अनवाइंडिंग का प्रेशर बना है। थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर अच्छा नहीं होता, इस तरह के शेयर्स में कल बना है तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अब मेरे साथ किरण जानी और वैशाली जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनसे पता कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है। किरण, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज आप कैसे ट्रेड करेंगे? रेंज का ट्रेड होगा, बाइंग ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज? सो आज जून मंथ स्टार्ट हो रहा है। हमने देखा अगर एफआई के पर्टिकुलर डेटा की हम बात करें तो कैश मार्केट में ओवरऑल 24,000 करोड़ का बाइंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्फिडेंस है कि इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप ब्रॉडर चार्ट्स देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप अपने अर्लियर ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी कल एक पुल बैक दिया, वो डेफिनेटली रीटेस्ट की तरह से हम देखेंगे टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से। सो हमारा व्यू अभी भी बाई है। अगर डेरिवेटिव डेटा के साइड हम वापस अगर नजर करें तो कहीं ना कहीं कल कॉल राइटिंग जम के हुआ है, लेकिन कल के फॉल के बाद जो रिकवरी आई उसमें कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आया है। 5,000 लॉट हम सिर्फ देख रहे हैं पुट राइटिंग के अंदर, लेकिन इतने बड़े फॉल के बाद अनवाइंडिंग आनी चाहिए। जो अनवाइंडिंग नहीं आ रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ आप पीसीआर रेशियो देखोगे जो 1.20 1.40 तक गया था, वो वापस 80 के आसपास आ चुका है। वो एक थोड़ा कॉशियस है, 1 के ऊपर होता तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ता। अब कहीं ना कहीं 18,600 निफ्टी के अंदर एक टग ऑफ वॉर है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कॉल 2,65,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, पुट के साइड 1,15,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल राइटर कहीं ना कहीं हावी है, लेकिन नीचे में जिस तरह से आप लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो वहां पे हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस और ओवरसोल्डनेस में से मोमेंटम इंडिकेटर न्यूट्रल जोन में आते हुए दिख रहा है। तो कोई भी डिप आता है वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। हमने ट्यूसडे के दिन भी बात की थी कि 18,500 तक कोई भी डिप आता है हम बाई करके जाएंगे। कल हमने देखा कि 18,500 को रीटेस्ट किया है। अगर 18,450 तक भी आता मार्केट तो वी आर सजेस्टिंग बाई, आप बाई करके जा सकते हो। 18,760 का हमारा पोजिशनल टारगेट है, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड 18,380 एज अ स्टॉप लॉस हम निफ्टी के अंदर मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो 43,800 44,000 ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। जब भी मार्केट इस रेंज के अंदर आता है हमें जम के खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस है वो 44,200 है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा हम एक अच्छी सी रैली देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी 44,000 के आसपास कोई भी गिरावट आती है वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। हमारा जो प्राइमा फेसी टारगेट है वो 44,600 एंड सेकंड टारगेट 44,800 है। ओवरऑल स्टॉप लॉस 43,800 हम मेंटेन करेंगे। ठीक है का बाजार पर इंडेक्स पर है कॉन्फिडेंस भरपूर। 18,600 के पार 18,760 तक के लेवल्स निफ्टी पर एंटिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही 44,000 के लेवल्स के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में भी खरीदारी। तो गिरावट में खरीदारी का ट्रेंड किरण की तरफ से। वैशाली गुड मॉर्निंग, आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। सो मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। कल में मुझे लग रहा है थोड़ा मार्केट में अपसाइड मूव पे थोड़ा स्टीम कम होता जा रहा है। सो इफ ऑन स्पॉट बेसिस 18,480 लेवल्स टूटते हैं तो आई विल रेकमेंड अ शॉर्ट सेल फॉर एन इंट्राडे टारगेट ऑफ 18,400। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर 43,800 टूटता है तो आई think I will go for a short sell, but it will be a conditional sell. As I said, 18,480 के नीचे it will be a small trade of 18,400. But लंबे समय का नजरिया रखेंगे तो अगर 18,400 टूटता है then it is surely a word of caution. मार्केट का upward bias थोड़ा नेगेट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉशियस आप रहेंगी और इस वक्त थोड़ा दबाव दिख रहा है। 18,400 तक की आप बात करें और शायद अगर वो स्लिप होता है तो और नीचे भी देख सकते हैं हम लेवल्स। ठीक है, ये तो इंडेक्स पे व्यू हो रहा। अब एक बार आज की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं कि ऐसे में क्या शॉर्ट कॉल्स भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स या फिर जहां लॉन्ग के ट्रेड्स क्लियर दिख रहे हैं वही रिकमेंडेशन आपके लिए। किरण बताएं आज आपके ट्रेड्स क्या क्या है? 2 कॉल के साथ आए, दोनों बाई तरफ है। पहला जो है वो फार्मा सेक्टर के अंदर से। फार्मा के अंदर हमने कल देखा कि मार्केट में इतनी एक बिकवाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मा के अंदर एक रेजिस्टेंस हमने देखा कि मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो सन फार्मा हमारा पहला कॉल रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर हम देखे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट भी है। मल्टीपल रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं 950 960 के ऊपर, तो उसको क्रॉस करके 975 तक के आसपास की क्लोजिंग थी। तो हम सन फार्मा को लॉन्ग करके जाएंगे। कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से, ओवरऑल जो टारगेट है वो 999 का है और एज अ स्टॉप लॉस हम 960 मेंटेन करेंगे।
नेक्स्ट जो कॉल है वो IRCTC है। हम देख रहे हैं कि काफी 3 महीने से स्टॉक अंडर परफॉर्म है। 625-640 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस नहीं कर रहा था। स्टॉक में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट इस बार आया है और लग रहा है कि इस बार मार्केट में अच्छी खासी रैली IRCTC में आ सकती है। डेली चार्ट पे वापस अगर हम देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। 2 दिन पहले उसका प्रीवियस ब्रेकआउट भी रीटेस्ट हो चुका है। 649 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 680 के हमारे टारगेट है एंड 634 एज अ स्टॉप लॉस हम IRCTC में मेंटेन करेंगे। तो सन फार्मा एंड IRCTC बोथ आर द बाय कॉल्स। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल आ ही गया और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि एक फार्मास्यूटिकल्स का शेयर ज़रूर आएगा, वो आपको सन फार्मा के रूप में मिल गया। IRCTC रेलवे काउंटर है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। वैशाली, आपके ट्रेड कौन से है? मैं जी रेकमेंड करूंगी। जी इनफैक्ट कल भी हमने देखा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस जी वाज होल्डिंग ऑन और काफी करेक्ट हो भी चुका है। इट इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम इट्स ओवरसोल्ड जोन। सो 195 का लेवल करंटली है। स्टॉप लॉस रहेगा 190 एंड ट्रेडिंग टारगेट इज 205। दूसरा मोमेंटम ट्रेड रहेगा। कल हमने देखा जोमेटो में ड्यूरिंग द लेटर पार्ट अच्छा वॉल्यूम, अच्छा पिकअप आया, तो 65 के स्टॉप लॉस के साथ 73 टू 75 एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा। एंड तीसरा पोजिशनल ट्रेड मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो है UTI AMC। चार्टिकल पैटर्न इज इम्प्रूविंग, सो 704 705 पे आई थिंक चल रहा है फिलहाल एंड आई वुड लुक एट अ टारगेट ऑफ 740 विद स्टॉप लॉस ऑफ 690। हो गई इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी। इंडेक्स पर आउटलुक हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बटा हुआ, तो कॉशियस आउटलुक मानकर आप चलें क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको मिलेंगे। सारे के सारे ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त तो खरीदारी की तरफ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें फार्मा है, जोमेटो जैसे स्टॉक्स हैं और साथ ही UTI AMC जैसे काउंटर्स जिस पर खरीदारी की कॉल आती हुई। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिमूर्ति सेगमेंट का रुख करते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 खास शेयर्स और उनसे जुड़ी ताज़ा खबरें लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, आप बताइए। जी हाँ, फोकस में सबसे पहले रहने वाला है PI इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे इन्वेस्टेक का जो है नोट आया है जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि ओवरऑल कंपनी ने 15 से लेके 20% का टॉप लाइन ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है और वो कह रहे हैं कि आगे जाते हुए जो वॉल्यूम ग्रोथ के ट्रिगर्स है वो इंक्लूड करते हैं आपके एग्जिस्टिंग मार्केट्स में इंप्रूवमेंट, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आएंगे और ओवरऑल वॉल्यूम की रैंप अप देखने मिलेगी। अगर उसके अलावा बात करें तो वो एक्सपेक्ट करें कि कुछ जो चंद मॉलिक्यूल्स हैं, लगभग 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल आ सकता है अगले 3 से 4 साल में। और कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है API एक्सपेंशन में, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स को लेके भी। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेगा ऑयल थीम पे और यहाँ पे ब्रेंट क्रूड के अगर आंकड़े देखें तो $73 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है। ये लोएस्ट लेवल देखा गया है सिंस दिसंबर 2021। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ONGC ऑयल इंडिया जो है थोड़ी सी ज़रूर प्रेशर में रहेंगी क्योंकि उनके रियलाइजेशंस में इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर उसी साइड अगर पेंट स्टॉक्स के बारे में बात करें जैसे कि एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक या टायर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है इनकी जो है क्रूड डेरिवेटिव्स पे जो है इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है 30 से लेकर 40% तक, तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन इन्हें देखने मिल सकता है। और याद रखिए टायर स्टॉक्स के जो नतीजे भी है थोड़े स्ट्रॉन्ग आए थे Q4 नंबर्स में, तो इन्हें ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट भी फोकस में रहेगा क्योंकि ETF प्राइजेस जो है दिल्ली के एरिया में जो है 7% गिरा दिया गया है, तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में रहने वाला और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने जो है लगभग आप कह सकते हैं 66 लाख शेयर्स यानी कि 0.7% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है। ऑलरेडी ये 6.26% होल्ड कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 7% स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का हो गया है। और लेकिन जो सेलर थे वो थे UBS, जो इन्होंने लगभग 75 लाख शेयर्स की बिकवाली की थी। ऑल राइट, ठीक है, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग ऑल दीज स्टॉक्स। शरद, इनको आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वक्त समय हो गया हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बात करने का। मॉर्निंग निकुंज, मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई हमें ये कहना चाहिए। इस वक्त आप दिल्ली में हैं और बाजार पर इस वक्त क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हमने कल देखा, कल सारे आप बैंक्स देखें, बैंक्स, फाइनेंस, सारे सेक्टर्स में आपको ऑलमोस्ट मेजर ऑफ द सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। थोड़ी सी इस वक्त आप FIs की लॉन्ग पोजीशन देखें, माइनर सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन कम हुई है। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बेचे हैं, तो क्या थोड़ा सा एक्सपायरी के समय हमें थोड़ा दबाव दिख सकता है मार्केट में?
ऑलराइट, निकुंज से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि एक्सपायरी मूव है मेजरली, उस वजह से या ओवरऑल इस वक्त मार्केट का मोमेंटम कैसे लग रहा है? क्योंकि लगातार पिछले 6 वीक से निकुंज तेज़ी की बात कर रहे थे और बाजार में हमने तेज़ी का मोमेंटम देखा भी है। और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी नियर टाइम हाई पे है, लेकिन जो की स्टॉक्स हैं जिसकी बात कल निकुंज कर भी रहे थे, रिलायंस हो, HDFC ट्विंस हो, एंड फॉर दैट मैटर इन्फोसिस भी हो, जिनकी बड़ी वेटेज है निफ्टी पर, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बाजार प्रेशर में दिख रहा है। और बैंक निफ्टी ने तो खैर एक बड़ी मूव दिखाई है पिछले एक वीक में ही, वहां से थोड़े से गेन्स एरोड हुए हैं, इसे इस तरह से ही कहना चाहिए। लेकिन एफआईज की लगातार बाइंग बनी हुई है, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन भले ही ट्रिम की और इंडेक्स फ्यूचर्स को इस वक्त उन्होंने, स्टॉक फ्यूचर्स को थोड़ी सी वहां सेलिंग की हो, इसके क्या मायने हैं? निकुंज, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ प्रियंका, बोलिए। थोड़ी यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, स्टूडियो में नहीं है, तो थोड़ी हमेशा ऑडियो का इशू रहता है। बताएं प्रियंका। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई निकुंज। आप दिल्ली में हैं और आईईसी के इवेंट से हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला मार्केट्स पर हमारे व्यूअर्स से बात करने के लिए। इस वक्त क्या व्यूअर्स व्यू बनाएं? कल हमने देखा कि जो गेन्स हुए थे बैंक निफ्टी में, वो थोड़े एरोड हुए हैं। बैंक्स, फाइनेंस, थोड़े से कुछ सेक्टर्स पे दबाव दिखा। ये सिर्फ एक एक्सपायरी मूव हो सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स एक लंबी मूव चल चुका है। क्या इस वक्त ट्रेडर्स को करना चाहिए? प्रियंका देखिए, पर अगर आप एक 20 ओवर मैच में भी हैं तो 20 ओवर मैच के अंदर भी डॉट बॉल होगी। आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वह एक विकेट लूज कर सकती है, हो सकता है एक ओवर के अंदर मेड इन भी हो जाए। तो आपको उस नज़रिए से मार्केट को देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के मोड में है इस समय। तो मेरा यह मानना है कि ये जो बेस्ट पार्ट ऑफ द समर रैली है, जिसको मैं कह रहा हूँ समर रैली ऑफ 2023, वह ख़त्म नहीं हुई है। उसके अंदर एक आधा दिन ऊपर नीचे थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा। मगर मैं अगर अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग करूं तो मेरे हिसाब से मार्केट इज गोइंग 2 steps फॉरवर्ड एंड हाफ अ स्टेप बैक। हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं और आधा कदम पीछे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चिंता का विषय नहीं है। अब आप बात करिए मार्केट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। देखिए, कई दिनों से बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर 3 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को एक मोमेंटम पूरा नहीं दे पा रहे हैं। नंबर 1 रिलायंस। कल भी आप रिलायंस का इंट्राडे ग्राफ देखें, रिलायंस थोड़ा ढीला था। HDFC बैंक लेट कमबैक हुई मगर बहुत ज़बरदस्त कमबैक नहीं हुई। तीसरा स्टॉक हम बात कर चुके हैं वो इन्फोसिस। तो जब तक ये त्रिमूर्ति स्टॉक्स हैं जो हमारे, जब तक उनके अंदर करंट नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर मोमेंटम नहीं आएगा, आप निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं देख सकते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी में जो नया हाई बनाया था वह भी बनने से पहले बुल्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अब नए हाई पे गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल सपोर्ट मिला तो आपने धड़ाले से एक नया हाई बना दिया। तो नया हाई से लेकर के हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं लेनी चाहिए। कई बार 3-4 खराब दिन अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि वह एक प्रकार का ट्रेंड है, जैसे हमने आपको T20 का एग्जाम्पल दिया। तीसरा, अगर आप देखें मार्केट के अंदर कई HNI डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, उनके अंदर एक्टिविटी हो रही है। मिसाल के तौर पर कल आप देखिए ज़ोमैटो एक टॉप ट्रेडेड स्टॉक है, काफ़ी लिक्विड स्टॉक है, अक्सर 3-4 नंबर पे रहता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। कमाल की तेजी आई है उसके अंदर। आप देखिए इस समय किस प्रकार से हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के अंदर तेजी आ रही है। बाकी कुछ ट्रेंड्स की अगर बात करें तो एक ट्रेंड मुझे जो दिख रहा है, काफ़ी समय से दिख रहा था, वह लगता है अब एकदम प्रत्यक्ष हो गया है। रेलवे स्टॉक्स में से पैसा निकालिए और मैन्युफैक्चरिंग में पैसा इन्वेस्ट करिए। शायद आप और रजेश पे बात कर चुके हैं, मैं भी इस पे काफ़ी बात कर रहा हूँ कि द बेस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म गेन्स इन रेलवे स्टॉक्स इज बिहाइंड अस एंड दैट मनी इज नाउ रोटेटिंग इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। निकुंज, रेलवे से पैसा निकाल के अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग में डालना है तो एक और थीम भी चली थी रेलवे के साथ साथ ही, वो थी डिफेंस। क्या वहाँ से भी कुछ पैसा निकाला है? क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिटर्न आए थे डिफेंस में भी। टिम्बी, देखिए डिफेंस के अंदर जो ट्रेंड है वह मल्टी ईयर ट्रेंड है, और जब कोई चीज़ मल्टी ईयर ट्रेंड रहती है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई आपने डिफेंस स्टॉक्स किस लिए लिए हैं।
आपने डिफेंस स्टॉक्स अगर ट्रेडिंग के लिए लिए हैं तो आपको एक अलग प्रकार से अप्रोच करना पड़ेगा। आपने अगर डिफेंस स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए लिए हैं तो मुझे तो समस्या उसमें नहीं दिखती है। 2 या 3 चीज़ें हैं डिफेंस स्टॉक्स में डिम्पी। नंबर 1, डिफेंस की जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर ऑर्डर बुक जो होता है वह पहले आती है, और जो ऑर्डर बुकिंग होती है और जो डिलीवरी होती है लॉन्ग जेस्टेशन की होती है। मिसाल के तौर पर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जी ये एरोप्लेन बना रहे हैं। अब एरोप्लेन इज़ नॉट लाइक मेकिंग मैगी नूडल्स, 2 मिनट्स में नहीं बनता है डिम्पी। एरोप्लेन बनाने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। तो HAL के ऑर्डर बुक में तो ऑर्डर आ गया है, मगर डिलीवरी में उनको लगेगा 7 से 8। तो जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इमीडिएट आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर मार्केट को लगता है कि ऑर्डर आ गया तो अचानक अर्निंग्स आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो डिफेंस के अंदर जो लॉन्ग जेस्टेशन कंपनीज हैं जो कि शिप बनाती हैं, जो कि एरोप्लेन बनाती हैं, उनके अंदर मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो चुका था। उनके अंदर आपको ये समझ के लेना चाहिए कि आप 2-3-4 साल के लिए ले रहे हैं। फिर आती हैं छोटी जेस्टेशन कंपनी, जहाँ पर कंपनी जो गन्स बनाती हैं, जहाँ पे एम्यूनेशन बनाती हैं, उन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि वो शॉर्ट साइकिल प्रोडक्शन होता है, वो 6 महीने से 12 महीने में हो जाता है। उन कंपनीज में डिफेंस के अंदर मुझे नहीं लगता है कोई अभी चिंता है। मगर जी हाँ, जो कंपनीज प्लेन बनाती हैं, शिपयार्ड शिप्स बनाती हैं और टैंक्स बनाती हैं, उनके अंदर मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक अच्छी है, मगर ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के अंदर समय लगेगा। तो मैं दोबारा बोलूँगा, मैगी नूडल्स 2 मिनट्स, प्लेन बनाने में 7 से 8 साल। बिल्कुल निकुंज, वेल एक्सप्लेन्ड। गुड मॉर्निंग। ऑटो सेक्टर पर आपका आउटलुक एक बार समझना चाहेंगे, क्योंकि 1 तारीख है और मई के ऑटो बिक्री के आंकड़े अब आएंगे। अब पैसेंजर व्हीकल या फिर कंजम्पशन थीम ही देखें, ग्राहकों की कंजम्पशन पैटर्न तो बदल गई है निकुंज, एसयूवीज की तरफ रुख कर रहे हैं, और इस वक्त 2 व्हीलर की सेल्स पर भी नजर रहेगी, और क्रूड करेक्शन ऑटो एंसिलरी जैसे कि टायर स्पेस को मदद कर रहे हैं। कैसे देखें इस सेक्टर को? जी देखिए, ऐसा कोई ग्रेट एक्सपेक्टेशन इस बार ऑटो से नहीं है, मगर जहाँ पर स्टॉक्स की पोजीशनिंग है उसकी बात कर लेते हैं। महिंद्रा के नंबर के बाद महिंद्रा ऊपर रहा है, तो महिंद्रा के नंबर से उम्मीद इस बार काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ट्रैक्टर के नंबर अच्छे चलते रहेंगे और एसयूवी की बिक्री चलती रहेगी, तो उम्मीद इस समय ज़्यादा है। टाटा मोटर से भी उम्मीद इस समय ज़्यादा है, स्टॉक 500 के ऊपर है कि भाई सीवी की साइकिल अच्छी आएगी, JLR के नंबर अच्छे आएंगे। JLR के नंबर आज हालांकि नहीं आएंगे, JLR के नंबर शायद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आते हैं, मगर टाटा मोटर की पोजीशनिंग भी इस समय हैवी है। जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है और जहाँ पर सरप्राइज आ सकता है, मुझे लगता है वह है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो। वहाँ पर कई बड़े फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हीरो की पार्टनरशिप जब होंडा से ख़त्म हुई थी मानसी, तो हीरो ने एक्सपोर्ट में कोई बड़ा काम नहीं करा है। ईवी या इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के अंदर भी उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं करा है। अब वह बड़ी 440 सीसी की बाइक ला रहे हैं जो हार्ले डेविडसन के साथ उन्होंने डेवलप करी है, शायद उस पर इस समय उम्मीद काफ़ी है। तीसरा, मुझे जो समझ में आ रहा है, देखिए इन्फ्लेशन कम हो रही है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो रूरल इकोनॉमी में रिकवरी जरूर आएगी। मॉनसून को लेकर के जो चिंताएं थी वह भी छठ से लगी हैं, तो रूरल रिलेटेड थीम्स मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक, स्पेशली ऑटोज या फिर लिटिल बिट HFCs, मुझे लगता है 2 थीम रहेंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ तभी मुझे लग रहा है कि देखिए जीडीपी 6% है, मॉनसून ठीक ठाक है, इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया है, बेस इफेक्ट आ रहा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अच्छे डेटा आ रहे हैं, अच्छा डेटा आ रहा है, तो कौन सी बढ़िया कैटेगरी है जो रूरल इकोनॉमी में आएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि रूरल में FMCG सेल्स वापस आएगी, मगर रूरल इंडिया में मुझे लगता है कि HFCs जो होम फाइनेंस कंपनीज हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग की डिमांड वापस आएगी, पेंट्स की डिमांड वापस आएगी, घर की पुताई वगैरह की, और उसके अलावा ऑटो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसकी डिमांड वापस आएगी। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज फॉर नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स, जैसे जैसे मानसून का प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे इन स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। ऑलराइट निकुंज, जैसे स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, एब्सोल्युटली आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी हीरो मोटोकॉर्प के इनफैक्ट मैनेजमेंट जब गाइडेंस दे रहा था इस बार के नंबर्स के बाद, उन्होंने क्लियरली कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ वो इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्पेस को पर्टिकुलरली 2 व्हीलर रूरल रिवाइवल को जरूर ध्यान रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स पर ध्यान रखेंगे। सो कई सारे बड़े ट्रिगर्स उन्होंने बात की, मैन्युफैक्चरिंग थीम में रेलवे स्टॉक से पैसा निकलकर उस स्पेस में जा रहा है, और साथ ही आज ऑटो नंबर्स में हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स पर ध्यान रखें। कई सारे कंपनी ने लॉन्चेस भी किए हैं जिसकी वजह से एक बड़ा हिट रहा है कंपनी पर अब तक। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो अभी शरद हमें हाईलाइट करके गए हैं त्रिमूर्ति स्टॉक में। एक सेगमेंट उन्होंने टच बेस किया और इस सेगमेंट में कई सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। वैशाली भी है हमारे साथ और हमारे साथ किरण भी है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्रूड की जो गिरावट का इम्पैक्ट वैशाली
जिन सेक्टर्स पर पड़ रहा है। और इनफैक्ट यही वजह है कि ओएनजीसी आप पिछले 2 दिन से 3 दिन से देखें वीक दिख रहा था। नंबर्स तो वीक थे ओएनजीसी के, लेकिन उसके अलावा उस पर बड़ा इंपैक्ट जो क्रूड की गिरावट का पड़ रहा था। सो ये तो ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए नुकसान है, लेकिन ट्रेड कहाँ है? क्या पेंट स्टॉक्स, ल्यूब्रिकेंट, टायर तो ऑलरेडी तेज है, कहीं यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए इस न्यूज पे? राइटली सेड, मैं पेंट पे ज्यादा जरूर ध्यान दे रही हूँ, एंड वन ऑफ देम इज बर्जर पेंट एंड कंसाई नेरोलैक। सो बर्जर पेंट 650 पे है, हमने काफी समय से ये रेकमेंड किया है, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं इट इज रेडी फॉर फर्दर हायर टारगेट्स। वैसे ही आप देखेंगे कल कंसाई नेरोलैक आल्सो गिव अ वेरी गुड वॉल्यूम, गुड पिकअप, तो वो स्टॉक में भी हमारे एक पॉजिटिव व्यू है। एंड व्हाई नॉट लुक एट ओएमसीज, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOC, ये सब स्टॉक्स में भी तेजी आनी चाहिए। सो आई वुड गिव अ कंडीशनल बाय। सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है 260, सो 250 के स्टॉप लॉस, फर्दर कन्विक्शन आता है 263 के ऊपर, एंड आई वुड लुक एट अ टारगेट ऑफ 280। ओके, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आज फिर से निकुंज 3 शेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और इन्फोसिस। IT में तो आ ही रही है थोड़ी बहुत बाइंग, इन्फोसिस पे ही पहले चर्चा करते हैं। इन्फोसिस नैया पार करवा सकता है किरण? ट्रस्ट कर सकते हैं? पिछले 3-4 दिन में तो उसने प्रूव किया है कि हाँ वो जो है थोड़ा ठीक है। सो ओवरऑल अगर इन्फोसिस की हम बात करें तो जिस तरह से 1280 1275 का एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके वन साइड रैली 1330 तक आई। वहां पे हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि स्टॉक 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2-3 दिन में जैसे मार्केट थोड़ा साइडवेज था, तो उसकी वजह से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेटअप है। तो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, कंडीशनल बाय रहेगा हमारा 1332 जैसे ये स्टॉक जाता है हमें लॉन्ग करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऊपर में अगर हम देखोगे तो 1390 तक के टारगेट हमें दिख रहे हैं। सो कंडीशनल बाय 1332 के ऊपर हम बाय करेंगे, 1390 का टारगेट, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1310 का मेंटेन करना है। सो ओवरऑल पोजीशन स्ट्रांग है। जिनके पास है वो 1310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी के लिए आप 1332 क्रॉस करने का वेट कीजिए। ओके, ठीक है। तो इन्फोसिस के बारे में आपको किरण ने रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन अविशेषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। वजह है ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, वो कंपाइल करके आपके लिए लेके आई हैं, जरा उनसे समझते हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। जी हाँ, सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1015 रुपीज़ पर शेयर। उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है भारतीय एयरटेल पर। उन्होंने कहा कि कंपनी के टैरिफ प्लान्स पीयर से कंपेयर करें तो प्रीमियम पर है, और 5G चलते कंपनी के सब्सक्राइबर्स भी ऐड हो रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1015 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है नतीजों के दम पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 560 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट अब प्रेस्टीज एस्टेट्स पर जेफरीज ने दिया है। उनका मानना है कि अब कंपनी का एक्सपेंशन खत्म हो गया है और अब एग्जीक्यूशन पर कंपनी का फ्यूचर निर्भर रहेगा। इस क्वार्टर में कंपनी के कलेक्शंस बढ़े, उसके बावजूद डेट में इंक्रीज देखने को मिला इस क्वार्टर में। और मुंबई में कमर्शियल प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसके चलते उनका मानना है कि डेट FY24 में भी बढ़ सकती है। कंपनी ने जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 560 रुपीज़ प्रति शेयर का प्रेस्टीज एस्टेट्स पर टारगेट दिया है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स के भी कल नतीजे आए थे, जिसके चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस मार्जिनली कम कर दिया है, 5375 रुपीज़ प्रति शेयर का जो पहले टारगेट था वो अब घटाकर 5300 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजे कमज़ोर थे अनुमान से। अपोलो 24/7 के एक्सपेंसेस बढ़े, जिसके चलते नतीजे अनुमान से कमज़ोर दिखे इस क्वार्टर में। अपोलो की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर FY24 में अपोलो ब्रेक इवन करेगा, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर से ही कंपनी के लॉसेस कम होते जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा IT पर भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेफरीज की। उन्होंने इन्फोसिस, HCL टेक और टेकएम से मैनेजमेंट से बातचीत की और उनका मानना है कि अभी कुछ कॉशियसनेस नज़र आ रही है IT सेक्टर में। डिस्क्रिशनरी IT स्पेंडिंग में अभी कॉशन है, ऑर्डर विंस कम होते हुए नज़र आ रहा है। सो बेसिकली उनका मानना है कि कॉशियस नज़र आ रहा है और मैनेजमेंट का मानना है कि अभी आउटलुक थोड़ा सा ब्लीक नज़र आ रहा है FY24 के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट
साथ शेयर करने के लिए। तो आईटी सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, फार्मा, डिफेंसिव्स लगातार है जो कि ब्रोकरेज के पॉजिटिव रेडार पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। इन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी जुड़ गए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज जो हैं उन पर आपका आउटलुक, और पर्टिकुलरली सीमेंट सेक्टर पर, क्योंकि सीमेंट सेक्टर अगर हम देखें 40 से 50% इनकी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रूड से लिंक्ड होती है। इस वक्त अगर ताज़ा क्वार्टर अपडेट्स की भी बात करें, सीमेंट के नंबर्स मेजरली अगर एक दो बड़े दिग्गज को छोड़ दें, नतीजे ठीक ठाक आए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस लगातार मॉडरेट होते हुए दिखे हैं, वॉल्यूम्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगातार पिकअप हुए हैं। हालांकि जीएसटी को लेकर खबरें आनी थी, जीएसटी में कटौती इस वक्त तो नहीं हो पाई है। कैसे देखें क्रूड करेक्शन के इस बेनिफिशियरी को? Good morning, Mansi. No, you're absolutely right in terms of the facts that you have put forward. दो चीजें I think, एक जो GST की आप बात कर रहे थे, at some point of time it will come through. So ultimately I think that should benefit the entire sector as a whole. Second, I think जो sector के लिए spending हो रही है infrastructure पे, capex related spending, both private as well as government led projects, एक significant boost मिलता है cement utilization at factory level. एंड इन जनरल आई थिंक जब डिमांड बढ़ती है तो जितनी आई थिंक एक ऑपरेटिंग लेवरेज होती है एज दैट एक्सीड्स बियॉन्ड 70 to 74% एट द इंडस्ट्री लेवल, एक प्राइसिंग का एक तड़का भी इनके साथ लग जाता है। थर्ड, आई थिंक जो सप्लाई आ सकता है इन टर्म्स ऑफ मोर एडिशंस बोथ क्लिंकर और सीमेंट कैपेसिटीज में, ये कंस्ट्रेंट वे में ऐड होने वाले हैं अगले 2 से 3 वर्षों में। इसलिए एक जो ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकती है बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच, ये शायद इनके फेवर में रहे। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज थे इंडस्ट्री के लिए लास्ट 2 तिमाहियों में जो पुश थ्रू हो रही थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अक्रॉस मार्केट्स, कहीं ना कहीं आई थिंक वहां पे एक स्टेबिलिटी आएगी। पेट्को कॉस्ट्स हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड दे आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू कम डाउन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जिसके वजह से एबिटा पर टन सेविंग एटलीस्ट 100 से 200 रुपया डिपेंडिंग ऑन विच ज्योग्राफी आर लोकेटेड, इसका फायदा सीमेंट कंपनियों को होगा। बिकॉज क्रूड हैज कम डाउन, फ्रेट कॉस्ट में अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, जहाँ पे और 100 से 200 रुपए की सेविंग बैलेंस शीट पे आ जाएगी। इसलिए आई थिंक सीक्वेंशियली भी एक EBITDA पर टन में इंक्रीज आ सकता है, विच ऑब्वियसली प्लेज वेरी वेल ऑन द वैल्यूएशंस एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स एज वेल। तो इंटरेस्टिंग सेक्टर है जो ग्रोथ को सहारा देता है हायर इकोनॉमी में with the kind of spending that is happening। मुझे लगता है ये सेक्टर डेफिनेटली फोकस में रहना चाहिए। ऑन दी ओनली लेंस आई थिंक जो पिवट लेवल्स के ऊपर है और जो मोमेंटम में रह सकते हैं, लार्ज कैप्स में आई थिंक अल्ट्राटेक, मिड कैप्स में जेके से। हाँ राइट, ठीक है। सीमेंट में आपने जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, मिड कैप और लार्ज कैप में अपनी प्रेफर्ड पिक्स बताई। ठीक है मयूरेश, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जहाँ ट्रेड का आज इम्पैक्ट हो सकता है। मैक्स हेल्थ केयर स्टॉक को डिस्कस करते हैं एक बार किरण के साथ। किरण, मैक्स हेल्थ केयर में काफ़ी मूवमेंट है, इनफैक्ट MSCI का इंक्लूजन भी है मैक्स हेल्थ केयर में। आप देखें, एक बार चार्ट चेक करके बताएं। पॉजिटिव न्यूज़, पहले पिछले हफ्ते GQG ने इसमें स्टेक खरीदा, MSCI में इंडेक्स में इंक्लूड हुआ है, और अब तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा है मैक्स हेल्थ केयर। और इस मूव से आप देखिए कल इंक्लूजन थी और ये लास्ट आवर में बाइंग आई है, पिछले 15 मिनट लास्ट आवर में, फिर लास्ट 15 मिनट्स में जो बाइंग आई थी उसमें सोना, BLW जैसे स्टॉक्स, मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स, इनफैक्ट कोटक महिंद्रा जैसे जो भी इंक्लूडेड होने थे इस इंक्लूजन में, MSCI की रीजिंग में, वहां पर आपको बाइंग दिखी थी। आज मैक्स हेल्थ केयर को क्या फॉलो बाइंग पॉसिबल है? खरीदेंगे आप इन लेवल्स पे? सो मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें 480 के आसपास देखने को मिला था। वहां से स्टॉक वन साइड ऊपर में 580 तक कहीं ना कहीं उसने हाई बनाया। वहां से लास्ट 3-4 दिन में एक करेक्शन मोड या तो एक रीटेस्टिंग मॉडल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आप इंट्राडे चार्ट देखो तो क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पे बना हुआ है। तो जब तक 520 का लेवल होल्ड है, आज सुबह खुलने के साथ या तो कोई भी डिप आता है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। 520 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में कहीं ना कहीं 560-570 का क्लस्टर रेजिस्टेंस है। जैसे ही 560-570 का क्लस्टर रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 600 तक की एक रैली मैक्स हेल्थ केयर में आने वाले समय में देख सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है। कोई भी डिप आता है 520 के स्टॉप लॉस से बाय। मयूरेश, कल कोटेक के अंदर जो प्राइसिंग क्लोज होते होते हुई है वो थोड़ा इसमें डिफरेंस आया, इसलिए नोटिस हो गया। वो हर जगह पर नोटिस की जा रहा है। हालांकि उसके पीछे एक खबर भी है कि MSCI का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें कोटेक की जो वेटेज है वो बढ़ने जा रही है।
वो पहले थी करीब करीब 1.38%, अब ये अनुमान है कि 2.68% हो जाएगी, जिससे करीब $80 करोड़ डॉलर का एक इन्फ्लोज बढ़ सकता है। हुआ कल क्या कि कल फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस थोड़ी पीछे रह गई, बट कैश के अंदर एक ब्लिप आया उस एडजस्टमेंट्स की वजह से, क्योंकि रीशेड्यूलिंग 31 मई की होनी थी। फ्यूचर्स के अंदर होती नहीं है क्योंकि टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग खरीद के रखते हैं। तो कैश का जो इम्पैक्ट है ना कल वो ज़ोरदार पड़ा, इसलिए एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये डिफरेंस करीब करीब 33 रुपये का है, और मैं फ़र्क अगर आपको बताऊं तो करीब 12,500 रुपये का फ़र्क आ गया। यानी फ्यूचर्स वहीं के वहीं खड़े रह गए, लेकिन कैश थोड़ा ऊपर आ गए हैं। एक चीज़ मैंने और नोटिस की इस खबर को देखने के बाद, समझने के बाद, कि एक्चुअली में अगर इसकी ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में वेटेज बदलती है तो क्या बैंक निफ्टी में भी इसका रोल बदल सकता है क्या? तो मैंने इसकी वेटेज बैंक निफ्टी में निकाली तो करीब 12% के आसपास बनती है। देखिए, शेयर ने प्राइस का रेंज का ब्रेकआउट किया, ये टेक्निकल्स वाले अभी आपको बता देंगे मयूरेश। मेरे को जो आपसे ये पता करना है कि जब प्राइस का ब्रेकआउट मिल रहा हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर वेटेज ऑलमोस्ट डबल हो रही हो, भारत के अंदर भी क्या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा? यानी कि कोटक ये डिफरेंस खत्म करेगा और आगे चल के और चलेगा। ये डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट होते नहीं है, लेकिन अमूमन एक्सपायरी पर भी मैंने एवरेज निकाली है, वो 10 से 15 रुपए का होता है, लेकिन कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो रीशेड्यूलिंग की वजह से। एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट चाहिए। Well, absolutely. Morning, Dipti. I absolutely agree with you in terms of the technical adjustment. But दो तीन चीजें जो पॉजिटिव हुई रिजल्ट्स में, आई थिंक जो इनके निम्स हैं लगभग 5.5% के आसपास है, 5.47 if I'm not mistaken to be precise. स्लिपेजेस 1% के आसपास कंटेन हुए थे, और जो क्रेडिट कॉस्ट की ट्रेजेक्टरी थी वो भी 26 या 27 बिप्स के आसपास आई थी। जो डिपॉजिट ट्रैक्शन थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाज एट 6%, तो ये काफी पॉजिटिव्स थे एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न्ड। However, I think जो एक निम्स में मॉडरेशन है फॉर द सिस्टम एज अ होल, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट हैपनिंग, क्योंकि जैसे डिपॉजिट्स की रीप्राइसिंग होगी और जो एसेट डिपॉजिट का एक रीबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं आई थिंक निम्स में थोड़ी सी एक सॉफ्टनेस आएगी अक्रॉस द सेक्टर एज अ होल। क्रेडिट कॉस्ट आई थिंक लगभग यही लेवल पे हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एस्पेक्ट, जो कोटक हमेशा थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है, I think that still continue in terms of the growth that the bank can probably deliver. तो बिल्कुल मुमकिन है in terms of the technical adjustment की momentum बरकरार रहे, but for the system as a whole, I think apart from Kotak जो हमारे buy watch list पे है and not necessarily buys at this point of time, थोड़ी stability price में आनी बहुत जरूरी है, is ICICI Bank and State Bank from the PSU space, क्योंकि ये दो बैंकों ने भी I think बहुत शानदार results post किए हैं, and generally for the system as a whole, मुझे लगता है I think जो advances growth है ये मेंटेन होती रहेगी। लुकिंग एट व्हाट नंबर्स वी प्रोबेबली डिलीवर्ड ऑन जीडीपी यस्टरडे, जो जीएसटी के आंकड़े आए हैं, तो सिस्टम रिलेटेड ग्रोथ डेफिनेटली रहेगी। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, इवन इफ निम्स मॉडरेट टू एन एक्सटेंट। कहीं ना कहीं आई थिंक इफ द रेट कट साइकिल स्टार्ट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एक ड्राइविंग फैक्टर बन सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक सेक्टर अट्रैक्टिवली पेस्ड है। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी हैज मूव्ड सिग्निफिकेंटली निफ्टी for the past few weeks, तो आई थिंक थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव रहना बहुत जरूरी होगा, और इसलिए आई थिंक with bias, थोड़े से stocks like ICICI, State Bank and even Kotak from a momentum perspective can probably be kept on your radar. आज ट्रेड करते समय आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब कोटक कैश में खुलेगा और ये फ्यूचर्स में रहेगा तो फ्यूचर्स वालों को जल्दी जल्दी सौदे अपने पंच करने पड़ेंगे अगर वो थोड़ा सा गेन लेना चाहते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन है कि कोटक थोड़ा कैश में अच्छे से खुल जाए। अगर वो खुलेगा तो डिफरेंस कम होगा। ये 33 रुपये का डिफरेंस 23 रुपये 20 रुपये भी होगा तो आपको 10 रुपये एक झटके से मिल सकते हैं। 400 का लॉट है तो 4000 रुपये अकाउंट में जल्दी से आएंगे, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर राय लीजिएगा। और एक और बात, कोटक की कल की जो प्राइसिंग की क्लोजिंग है वो 2023 की अब तक की सबसे अच्छी क्लोजिंग है, यानी कि हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग हुई है, तो सारी चीजें इसके फेवर में जाती हैं। का दिन है काफी खास क्योंकि देश के आर्थिक जगत के महाकुंभ IEC यानी इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आज से आगाज होने जा रहा है। जी हाँ, 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव, और आपको बता दें पिछले 8 सालों से इंडिया के इकोनॉमिक कॉन्क्लेव देश के इकोनॉमिक एजेंडा तय करने में लगातार देश को मदद कर रहा है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में करीब
40 क्रिटिकल सेशंस प्रियंका होने वाले हैं और कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए बहुत ज़रूरी है मानसी, इस समय जब आप इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडिया सुपर पावर हो रही है, और सेकेंडली आप G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, उस वक्त ये इतना बड़ा इवेंट, और इस इवेंट में बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे, यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, सीएम्स होंगे, और कॉर्पोरेट इंक भी होगा, और इनफैक्ट ब्रोकर कम्युनिटी और ट्रेडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट के लिए भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंक होंगी। तो इस वक्त सारा ध्यान पॉलिसी मेकर्स की बातों पर होगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंक की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स पर होगा, कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर पर होगा। जब प्राइवेट कैपेक्स शुरू हो गया है देश में, जीडीपी आप देखिए ग्रोथ ट्रैक पर है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पीक आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी नजर होगी इस बड़े इवेंट पर। कई सारी इंपॉर्टेंट क्रूशियल बातें निकल कर आएंगी आईईसी। एब्सोल्युटली, पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट इंक और साथ ही पॉलिटिकल जगत के भी महानुभाव इस 2 दिवसीय इवेंट में शामिल रहेंगे। डिम्पी, इनफैक्ट इस बार तो आईईसी दिल्ली में हो रहा है, आप दिल्ली में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली की हवा ये बता रही है कि इस बार ये भव्य आयोजन जो है वो बिल्कुल अपना असर छोड़ेगा, क्योंकि ये सुपर पावर की बातचीत हो रही है मानसी। ये कोई ऐसी छोटी मोटी थीम नहीं है, आप सुपर पावर बनने जा रहे हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या नहीं भी है ना, तो एक बहुत ही बेसिक सा अगर किसी से भी सवाल पूछ लिया जाए कि यूएस और चाइना के बाद कौन सा देश आपको सबसे स्ट्रांग लगता है, तो स्वाभाविक सा जवाब निकल के आएगा भारत। तो आप उसमें ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इसलिए ये थीम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 चीज़ें किसी भी देश को काफ़ी स्ट्रांग बनाती है, उसकी लीडरशिप जो आपको दिखती है स्क्रीन पर, दूसरा उसका डिफेंस कितना स्ट्रांग है, और उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट और लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक बनने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे पास डिफेंस का इतना अच्छा हिस्सा हो चुका है कि अब हम आउटसोर्स करने वाले मूवमेंट में आ चुके हैं। और तीसरी बात, लीडरशिप के बारे में तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने काफ़ी अच्छी अपनी इमेज भी बिल्ड की ग्लोबली, और उसका असर भी दिखा। इसलिए एक सारे गणमान्य व्यक्ति, ये इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 के अंदर चुनाव हैं, सारे पॉलिसी मेकर्स यहीं पे आपको मिलेंगे, बड़ा सेशन होगा, 40 सेशंस है जैसे मानसी आप बता रहे थे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्यों हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये सबको देखना चाहिए, और हम भी लगातार वहाँ की तस्वीरें आप तक जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो मयूरेश, मैं इसी चीज पे एक चीज का ध्यान में रखूं। हाँ प्लीज बिल्कुल, एब्सोल्युटली डिम्पी। इनफैक्ट आप मयूरेश के पास जाएं उससे पहले हम ये चाह रहे थे कि एक व्यूवर्स को एक मूड चेक दे दें डायरेक्टली दिल्ली के उस ग्राउंड इवेंट से ही, जहां पर खुद अजय, क्योंकि 8 साल से देखिए इवेंट हो रहा है, बहुत की इवेंट है, हर बार इनफैक्ट वहाँ पहुँचते हैं हमारी टीम, और अजय भी इस वक्त वहीं पर है, उनसे बात भी करेंगे और एक मूड चेक भी समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ एक्चुअली कितनी एक्साइटमेंट है इस बड़े इवेंट को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर बता दें कि स्पंदना स्फूर्ति, इस पर कुछ दिन पहले ही हमने एक एक्सक्लूसिव दी थी कि इसमें जो रेसिडुअल स्टेक रह गया पद्मजा रेड्डी का, वो अब स्ट्रीट पर आ सकता है, उससे वो सेल कर सकते हैं, और इस खबर पर मुहर भी लगी है। कंपनी के फाउंडर रही हैं पद्मजा गंगा रेड्डी, अब हालांकि इनका स्टेक सिर्फ 14.5% ही रह गया था, उसको बेचने की योजना बना रही है। डिटेल सारी अजय लेके जुड़े हुए हैं। आइए पहले अजय से इस पर बात करते हैं। अजय, आई थिंक बेरली या लास्ट वीक ये न्यूज़ आपने ब्रेक की थी, और तब से आपने कहा भी था कि बड़ा रेसिडुअल स्टेक है, सिर्फ यही रेसिडुअल स्टेक रह गया, और इसके बाद इससे बाजार एक्साइटेड हो सकता है, और हमने देखा है स्टॉक में मूवमेंट आई है तब से लेकर अब तक। जी हाँ, स्पंदना स्फूर्ति का स्टॉक फोकस में रहने वाला है। पहली बात तो कल 9% ट्रेड में भाग रहा था, और आज सुबह हमने देखा है कि इकोनॉमिक टाइम्स को पद्मजा रेड्डी ने ये कंफर्म किया है, जो फॉर्मर एमडी एंड फाउंडर थे स्पंदना स्फूर्ति की, कि वो अपना 14.6% स्टेक बेचना चाहते हैं। हमने आपको 23 मई को ये खबर बताई थी, और वहां से देखिए स्टॉक कहाँ चला है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक तरफ तो वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं 14.6%, जो करीब करीब 1 करोड़ शेयर है। दूसरी बात यह कि बहुत अच्छी डिमांड आ रही है इस ब्लॉक के लिए। बहुत सारे फंड्स हम जानते हैं जो इस पूरे ब्लॉक को एक बार में लेना चाहते हैं, जबकि पद्मजा रेड्डी ट्रांचेस में और फेजेस में बेचना चाहती हैं। तो देखने वाली बात यह है कि शायद इसके अंदर बहुत डिस्काउंट नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स देखेंगे और मैनेजमेंट गाइडेंस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि केदारा कैपिटल बैक्ड कंपनी इंडिविजुअली बहुत बढ़िया कर रही है, जो नए एमडी भी आए हैं। दूसरी बात कि उनको खुद पैसे की जरूरत है। पद्मजा रेड्डी एक कंपनी स्टार्ट कर रही हैं कि इतना फाइनेंस, और ये पैसा जो वो रेज कर रही हैं, ओवरऑल इसका पोटेंशियल 700 करोड़ का इस ब्लॉक का।
वो अपनी कंपनी में इंजेक्ट करना चाहती हैं, तो उन्हें भी ज़रूरत है। तो ये स्टॉक बाजार में तो आएगा ही, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा हम सुन रहे हैं अपने सोर्सेज से, क्योंकि अच्छी डिमांड है और बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं होगा। तो आप इस स्टॉक को फोकस में रखिए। आज पद्मजा रेड्डी जी ने इकोनॉमिक टाइम्स को कंफर्म कर दिया है, उन्होंने कैरी की ये स्टोरी, लेकिन यहाँ ET नाउ स्वदेश पर आपको ये स्टोरी 23 मई को ही दिख गई थी। तो देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। ठीक है, तो इस 15 को लेकर जो एक खबर थी वो पुष्ट भी हुई है और खबर पे लगी मोहर, और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कल की इसकी क्लोजिंग भी अच्छी थी। महेश, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था वो IEC की इस बार के आयोजन पे है और सुपर पावर की बात है। देखिए, मैं ये मानता हूँ और सिंपल सी है कि हम भारतवासी भी है और हमारा एक वैसे भी ट्रस्ट रहता ही है, क्योंकि हम अच्छे से देख पाते हैं उस देश के नागरिक होने के नाते। तो हमको ऐसा लगता है कि चौतरफा ग्रोथ होगी, जब सुपर पावर बनेंगे तो बाजार भी आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। हाँ, तो हमें को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और अगर किसी ने इन्वेस्टेड नहीं किया अभी या अभी करना चाहता है तो उसका अच्छे से फॉर्मेट एक बार ज़रा बता दीजिए, कैसे जाए? SIP सीधा ले लें, डिप पे लें, कैसे करें ट्रेड? तो एब्सोल्युटली डिम्पी, आपकी सारी बातें जो मैं सुन रहा था, एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। दो चीजें आई थिंक, इंडिया इज गोइंग टू स्टैंड आउट। तो ये सिर्फ हमारा डिकेड नहीं है, ये हमारी सेंचुरी रहेगी। आई थिंक ये पूरे जो अगले 50 से 60 साल आप देख रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू इंडिया। आई वॉज ट्रेवलिंग फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट 2 वीक्स, और पूरे भारतवर्ष में मैं घूम रहा था। कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेवलपमेंट हो रही है ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, इट इज माइंड बॉगलिंग। जो आई थिंक एक ग्रोथ की हम एंगल हम कहते हैं, आज आप देखिए जर्मनी, US रिसेशनरी फैक्टर्स में है, डिमांड स्लो डाउन हो रहा है। इंडिया इज प्रोबेबली ब्रेसिंग इटसेल्फ, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द फास्टेस्ट, ना सिर्फ ये वर्ष के लिए, मुझे लगता है अगले कई वर्षों के लिए। और इसलिए आई थिंक वी शुड बी एक्सट्रीमली लकी एज इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि जो पैसा आएगा इंडिया में फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसलिए इन्वेस्टर्स को आई थिंक बने रहना चाहिए इंडियन मार्केट्स में। ऑब्वियसली आई थिंक बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंडीशन मार्केट्स में शायद डिप आ सकता है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, कोई लीनियर वे में मार्केट चलता नहीं है। बट अगर आप देखते हैं पूरी इंडिया स्टोरी, आई थिंक इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज मार्केट्स एंड स्पेसिफिकली अपने मार्केट्स में, और जो कॉन्फिडेंस जो गवर्नमेंट दिखा रही है, लीडरशिप दिखा रही है, इकोनॉमी दिखा रही है, मुझे लगता है आई थिंक जो इन्वेस्टर्स बने हैं दे शुड कंटिन्यू विद द मार्केट। नए इन्वेस्टर्स शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद द SIP। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा रिस्की हो सकता है, but the SIP mode for new investors in the market is absolutely necessary. Existing investors, even if a dip comes into the market, please continue your SIPs, क्योंकि I think जो long term growth trajectory है वो maintain होगी। और जो experienced investors हैं, obviously I think एक allocation ले सकते हैं अपना risk को देख के in terms of large, mid and small cap allocation in the percentage of risk that you probably got. But the bottom line is very very clear. I think markets में बने रहना है। अगले 5 से 10 वर्षों में जो रिटर्न आएगा वो एक्सपोनेंशियल होगा इंडियन इन्वेस्टर्स के में बने रहना है। और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भी लगातार सिर्फ देश का ही नहीं दुनिया का भी भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर कुश भूरा भी जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग कुश। हमने देखा लगातार 4 दिन की मजबूती के बाद कल बाजार ने कमजोरी या प्रॉफिट बुकिंग का फेस दिखाया। ऑफकोर्स वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले इस तरह का मूव पॉसिबल भी है, रैशनल भी है, लेकिन निफ्टी 18,400 के लेवल्स और बैंक निफ्टी 44,000 के अहम सपोर्ट्स के लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक मौके तो बने ही बाजार में। बताइए कौन से ट्रेड आइडिया स्पॉट किया आपने? सभी को और सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। वेल यू आर राइट, इसे प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं टेक्निकली देखूं तो एक गैप था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, जो कल का जो फॉल आया है उसमें फिल हुआ है, व्हिच इज एक्सीलेंट। अब मार्केट एक नए अप मूव के लिए रेडी हुआ है। आई वोंट बी सरप्राइज कि वो अप मूव जो है वो आज ही आ जाए। तो इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी मैं कहूंगा कि बाइंग की पोजीशन होनी चाहिए। सपोर्ट्स के पास है, अगर थोड़ा सा आपको उन्हीं लेवल्स के आसपास उसके थोड़ा नीचे भी मिले तो भी आपको बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी पे 18,600 का टारगेट, 18,400 स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी 44,400 का टारगेट, 43,900 का स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में द क्लियर विनर इज स्टॉक पिकर्स। सो यहाँ पे दो स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है यहाँ से और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है पावर मैक। अगेन इस स्टॉक के बारे में हम काफी जिक्र कर चुके हैं। द रीजन इज कमिंग अप अगेन इज बिकॉज ऑलरेडी ये 3300 का जो एक हाई है वो मारने के बाद पिछले 2 से 3 सेशंस में थोड़ा म्यूटेड रहा है। कल 20 डे एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से रिबाउंड किया है, व्हिच मींस यहाँ पे मोमेंटम फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। तो 3300 के इमीडिएट टारगेट के लिए बाय करें। 3500 मेरा दूसरा पोजिशनल टारगेट रहेगा। 3100 का स्टॉप लॉस लेके चलें। दूसरा पिक है मिंडा कॉर्प।
वेरी सिमिलर स्टोरी, स्टॉक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में था, अब एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन है। 285 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है विच इज नॉट टू फार। अगर आज ओपनिंग में आपको उसके ऊपर भी मिल जाता है तब इसमें आप मोमेंटम लौटते हुए देखेंगे। तो 295 के टारगेट के लिए मिंडा कॉर्प बाय करें। 278 ये जो लेवल है ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। It's good to be with the trending sector. तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से खुश की दोनों रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन आज का मुनाफे का फंडा हमारे साथ आशीष कपूर सीईओ है इन्वेस्ट शॉपी के, उनसे समझते हैं कि आज क्या लेकर आए। आशीष मॉर्निंग, बताएं कौन से आपके पास आज के स्टॉक्स? देखिए, मार्केट काफी अच्छे सेंटीमेंट में है और काफी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट भी आ गया है। मैं दो ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अभी भी मेरे मुताबिक उनमें मूवमेंट आया है तो बहुत कम आया है। एक तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द QSR अपॉर्चुनिटी। आई थिंक जैसे जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, QSR वुड बी अ वेरी ग्रेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब उसमें क्या है कि जुबिलेंट फूड इज क्लियर लीडर एंड उसके बिकॉज ऑफ रीजंस, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर एंड थोड़ा पिछला 1-1.5 साल काफी कठिन रहा इनके लिए, थोड़ा कंपटीशन भी हुआ और थोड़ा मार्जिन प्रेशर क्योंकि चीज और बाकी रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ी और दे कुडंट इंक्रीज दैट एंड पास दैट कॉस्ट टू द कस्टमर। तो उनका परफॉर्मेंस खराब रही, इसलिए स्टॉक भी काफी देर से लैंग्वेज कर रहा है, एक रेंज में है और ऊपर किस तरह से काफी अच्छा करेक्ट कर चुका है। मेरे मुताबिक एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी भी है मार्केट में। जुबिलेंट फूड वर्क का अगर आप देखें तो ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, पर अगर आप थोड़ा डीप जाएं तो अभी भी ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी हो रही है। 56 स्टोर्स इन्होंने पिछले क्वार्टर में ऐड किए हैं डोमिनोज के, और इनका ये है अगले कुछ सालों में 200 से 225 डोमिनोज और 30 से 35 पोपाया स्टोर्स हर साल ऐड करेंगे। तो उससे जो ग्रोथ इनका है ये आप कह सकते हैं कि नो ब्रेनर है, ग्रोथ इनका आना ही है। और मार्जिन जो प्रेशर अभी दिख रहा है वो धीरे करके रॉ मटेरियल प्राइसेस रैशनलाइज होंगी, इरेज हो जाएगा। तो मेरे मुताबिक ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफी देर से शेयर लैंग्वेज भी कर रहा है। इसमें 600 का एक टारगेट है विद द 1 ईयर पर्सपेक्टिव, पर जैसे मैंने बताया एक लंबी अवधि के लिए अभी भी एक अच्छा कैपिटल क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये नंबर 1 पिक है। नंबर 2 है HDFC बैंक। इसमें अगेन अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, जो कि पिछले 25 साल की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो कभी भी नहीं किया। तो ये तो अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड है, इसको यूज करना चाहिए टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। अब HDFC बैंक एक बहुत ही कंजर्वेटिव बैंक है और इसमें जो अंडर परफॉर्मेंस है इसका रीजन बेसिकली है कि HDFC के साथ इनका मर्जर हो रहा है और उसके कारण थोड़ी अनसर्टेनिटीज थी, और दूसरा बैंक का साइज बहुत बड़ा हो गया है तो कंसोलिडेशन का एक फेज चल रहा है। बट क्लियरली बैंक एक बार कंसोलिडेशन होगा तो एक दोबारा से एक और ग्रोथ फेज आएगा। एक तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बनेगा HDFC बैंक का, वेरी वेल रिगार्डेड मैनेजमेंट, बहुत कंजर्वेटिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस, और दूसरा इनका जो आगे ग्रोथ सेकंड फेज जो आएगा ग्रोथ का वो और भी ज्यादा अमेजिंग होगा। इनकी 1500 ब्रांचेस ऐड करने का है इस आने वाले साल में, और ये मेरे ख्याल इसी मोमेंटम से ग्रो करते रहेंगे। तो इसलिए मैं समझूंगा कि HDFC बैंक नो ब्रेनर, बहुत कम डाउनसाइड रिस्क है, और आपका जैसे ही मर्जर कंप्लीट होगा एक बहुत अच्छा अपसाइड दोबारा से जो ये अंडर परफॉर्मेंस है करेक्ट होगी और HDFC बैंक इटसेल्फ आपको काफी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। 2000 का टारगेट है विद 1 ईयर पर्सपेक्टिव, एंड वो भी यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सेफ है, डाउनसाइड रिस्क मिनिमल है और अपसाइड पोटेंशियल 1 साल का 2000। बट अदरवाइज अगर आप रखते हैं तो दोबारा से ये जो मोमेंटम जो पिछले 25 साल में दिखाया है इसने कैपिटल क्रिएट किया है, वो एक दोबारा वैसा ही कैपिटल क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों शेयर्स बताने के लिए, HDFC बैंक और जुबिलेंट फूडवर्क्स। देखिए कई बार ऐसा होता है आप ट्रेडिंग नहीं करते, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते, आपको कुछ ऐसे शेयर्स चाहिए होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर दीजिए, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद उसमें देखते हैं। ये दोनों शेयर उसी कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, खासकर HDFC बैंक जिसमें 2000 तक का टारगेट भी दिया जा रहा है, अभी 1600 चल रहा है। आगे बढ़ते वैशाली में जरा जल्दी से स्पीड से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, काफ़ी समय से आप बैठे
जैसे कि विशाली नहीं होंगी, तो खुश से पूछते हैं और किरण से पूछते हैं। थोड़ा टेक्निकल्स वालों को जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। खुश, जरा ऑरबिंदो फार्मा चेक करना, कल की अच्छी क्लोजिंग, परसों का अच्छा पुल बैक था, आज भी चलेगा? और फार्मा चलेगा, वॉल्यूम बैक मूव था, यहाँ पे आप 680 के टारगेट के लिए बाय करें, स्टॉप लॉस जो है ये आप 648 का लेके चले। ठीक है। एक है आज और शेयर है पीआई इंडस्ट्रीज, ब्रेकआउट होगा किरण कि नहीं होगा? आज शरद बता रहे थे इसके बारे में, पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में खबर चला दीजिए। आप ब्रेकआउट के बारे में बताइए, होगा कि नहीं होगा? सो पीआई इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक वी शेप रिकवरी और कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो राउंड बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें 3500 के आसपास देखने को मिला है। डेली चार्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रीवियसली 3580 3590 का रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है। तो कोई भी डिप आता है 3580 3590 तक, या तो करंट मार्केट प्राइस 3610 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 3560 का रखना है, और जिस तरह से टारगेट हमें देख रहे हैं 3700 तक की एक एक्सटेंडेड रैली पीआई इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं, तो यस बाई कर सकते हैं। बाजार प्री ओपन की तरफ 25 पैसे की मजबूती के साथ इस वक्त रुपए की ओपनिंग होती हुई दिख रही है। नजर रहेगी इंडेक्सेस पर प्री ओपन से और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर। लेकिन टेक्निकल पैनल पर प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्विकली समझते हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत, बताइए कौन से स्टॉक्स इस वक्त आपके रेडार पर हैं? उनके बारे में बात करने से पहले एक अपडेट देना चाहूंगा कि साल के शुरुआत में जब हमने स्टॉक ऑफ द ईयर चुना था तो मैंने जिंदाल सौ रेकमेंड किया था 102 पे फॉर द ईयर, एंड बजट डे पे भी जो डिम्पी जी के साथ 3 डिजिट पिक थी उसमें जिंदाल सौ ही मेरी अभी 124 पे पिक थी। वो कल की जो क्लोजिंग है वो 243 है। तो कितना भी टर्बुलेंट मार्केट रहा हो, जो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैंने बताया था, उसने ऑलमोस्ट 2.5% रिटर्न दिए हुए। तो मुझे लग रहा है दर्शकों को इसमें बहुत फायदा हुआ होगा। डेफिनेटली अभी लॉजिकली कहीं ना कहीं 30-40% पोजीशन बुक करो, मोस्ट टीम इज लेफ्ट, बिल्कुल बने रहिए। तो ये एक अपडेट था। और जहां तक आज के पिक्स है तो दो स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो मुझे लग रहा है मेटल्स जो है वो एक अच्छे लेवल पे आए, और ऑल्दो एक नेगेटिव बायस है बट मैं यहाँ पे रिस्क कम देख रहा हूँ। तो हिंडाल्को मेरा फर्स्ट पिक होगा, और यहाँ पे स्पॉट में 390 क्लोजिंग बेसिस मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट में 440 से लेके 445 देख रहा हूँ। थोड़ी भी वीकनेस मिल जाए हिंडाल्को एक अच्छे लेवल पे एंटर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक ब्रेकआउट कैंडिडेट, वो होगा टाइम टेक्नोप्लास्ट, करीबन 82 क्लोजिंग बेसिस का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट होगा 114 का टारगेट 1 और 120 का टारगेट 2। 2% की तेजी टाइम टेक्नोप्लास्ट में कल हमने देखी भी थी, यहां से और ज्यादा तेजी एंटिसिपेटेड, और मेटल पैक में हिंडाल्को पर फोकस है और भरोसा प्रशांत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ पूजा है, पूजा से समझते हैं कि एक्शन 5 स्टॉक्स में कौन से शेयर्स आज हैं। पूजा बताइए। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज की। यहाँ मैनेजमेंट मीट हुई थी जिसके जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज हैं वो है कि 15 से 20% ग्रोथ मैनेजमेंट के बरकरार रहने का भरोसा है। मजबूत डिमांड से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, और उनका कहना है कि पिछले 3-4 साल में नई यूनिट शुरू होने का कंपनी को फायदा भी मिला। मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर फंड एक्शन हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कंपनी के करीब 66 लाख शेयरों की खरीदारी की है 548 रुपये प्रति शेयर पर, और यूबीएस ने करीब 75 लाख शेयरों की यहाँ पर बिकवाली की है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का जो पहले स्टेक था वो 6.26% था, वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना बीएलडब्ल्यू, यहाँ पर भी फंड एक्शन हुआ है। प्रमोटर ने 3.2% हिस्सेदारी 504 रुपये प्रति शेयर पर बेच दी है, और इसमें अब खरीदारों का नाम सामने आया है जिसमें कि सोसाइटी जनरल, सिंगापुर सरकार ने यहाँ पर खरीदारी की है। मोइल, मैंगनीज ओर की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी की है, और इसका असर आज स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं HFCL की। कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपने क्षमता विस्तार करेंगे, और वो जो कैपेसिटी जो उन्होंने पहले डिसाइड की थी उसमें भी रिवीजन देखने को मिला है। पहले 24.94 मिलियन कैपेसिटी वो करना चाहते थे, लेकिन अब वो बढ़ाकर 33.9 उसको कर देंगे, और इसकी बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। तो इसके चलते आज HFCL पर भी नजर रखिए। ठीक है, एब्सोल्युटली शुक्रिया आप ये सारे स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए पूजा। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। HDFC लाइफ में भी ब्लॉक आया था, अबदीन ने अपना ब्लॉक बेचा, और कई सारे बड़े नाम आए हैं जिन्होंने उसमें खरीदारी किया है। इस स्टॉक को आकर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आज सुबह जब हम निकुंज से बात कर रहे थे, उनका क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पर और कौन से सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं उन्हें, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। ये जो बेस्ट पार्ट ऑफ द समर रैली है, जिसको मैं कह रहा हूँ समर रैली ऑफ 2023, वह ख़त्म नहीं हुई है। उसके अंदर एक आधा दिन ऊपर नीचे थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, मगर
अगर अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग करूं तो मेरे हिसाब से मार्केट इज गोइंग 2 steps फॉरवर्ड एंड हाफ अ स्टेप बैक। हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं और आधा कदम पीछे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चिंता का विषय नहीं है। अब आप बात करिए मार्केट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। देखिए, मैं कई दिनों से बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर 3 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को एक मोमेंटम पूरा नहीं दे पा रहे हैं। नंबर 1 रिलायंस। कल भी आप रिलायंस का इंट्राडे ग्राफ देखें, रिलायंस थोड़ा ढीला था। HDFC बैंक लेट कमबैक हुई मगर बहुत ज़बरदस्त कमबैक नहीं हुई। तीसरा स्टॉक हम बात कर चुके हैं वो है इन्फोसिस। तो जब तक ये त्रिमूर्ति स्टॉक्स हैं जो हमारे, जब तक उनके अंदर करंट नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर मोमेंटम नहीं आएगा, आप निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं देख सकते हैं। मार्केट के अंदर कई HNI डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, उनके अंदर एक्टिविटी हो रही है। मिसाल के तौर पर कल आप देखिए जोमैटो एक टॉप ट्रेडेड स्टॉक है, काफ़ी लिक्विड स्टॉक है, अक्सर 3-4 नंबर पे रहता है इन टर्म वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। कमाल की तेजी आई है उसके अंदर। आप देखिए इस समय किस प्रकार से हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के अंदर तेजी आ रही है। मगर कुछ ट्रेंड्स की अगर बात करें तो एक ट्रेंड मुझे जो दिख रहा है, काफ़ी समय से दिख रहा था, वह लगता है अब एकदम प्रत्यक्ष हो गया है। रेलवे स्टॉक्स में से पैसा निकालिए और मैन्युफैक्चरिंग में पैसा इन्वेस्ट करिए। शायद आप और अजय इस पे बात कर चुके हैं, मैं भी इस पे काफ़ी बात कर रहा हूँ कि द बेस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म गेन्स इन रेलवे स्टॉक्स इज बिहाइंड अस एंड दैट मनी इज नाउ रोटेटिंग इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पर आपको नजर रखनी है, वहाँ पैसा रोटेट हो रहा है। और साथ ही जब तक ये 3 बड़े स्टॉक्स की जिनकी वेटेज है निफ्टी पर, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो और HDFC ट्विंस हो, इन पे जब तक मूवमेंट नहीं आएगी, निफ्टी ऊपर के लेवल, निफ्टी में हैवी लिफ्टिंग आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज तो HDFC बैंक पे इनफैक्ट हमने देखा आशीष कपूर ने पोजिशनल टारगेट दिया है मुनाफे का फंडा हमारा खास सेगमेंट में कि 2000 का लेवल वो HDFC पर देखते हैं। लेकिन इसी ग्रुप का एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं किरण के साथ, HDFC लाइफ। किरण, ये पॉजिटिव न्यूज़ ही थी कि एक बड़ा स्टेक सेल हो गया अबदीन का, और आप देखें तो कई सारे ब्लॉक्स में नाम आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के नाम आया, डोमेस्टिक MFs के नाम आया। HDFC लाइफ की कैसी चाल यहाँ से रह सकती है, क्योंकि इस पूरे स्पेस में इंटरेस्ट अच्छा है? सो HDFC लाइफ या तो इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करें तो बजट के बाद हमने देखा था कि कहीं ना कहीं एक शार्प डाउनफॉल आया था, उसमें स्टॉक रिकवर कर रहे थे और एज पर दिस कॉर्पोरेट न्यूज लग रहा है कि HDFC लाइफ यहाँ से आउट परफॉर्म हो सकता है। डेली चार्ट के ऊपर हम देखते तो सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस जो क्लस्टर रेजिस्टेंस थे 600 के उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी 600 के हाई टच कर चुका है, तो अब नई खरीदारी अगर करनी है तो एक आध दिन आप वेट कर सकते हैं, या तो अगर आज इंट्राडे में 600 को क्रॉस करके सस्टेन हो जाता है तो फिर वहां से हम नई खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 570 या तो 560 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही 600-620 का जो क्लस्टर रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 650 से 680 तक की रैली HDFC लाइफ में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी, या तो फिर 600 का लेवल क्रॉस करो उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ओके, ठीक है। कुछ एक और स्टॉक्स भी जरा पता कर लेते हैं कि उनमें क्या किया जाए। एस्कॉर्ट्स की कल की क्लोजिंग काफ़ी शानदार थी और ये लग रहा है कि रेंज का ब्रेकआउट करेगा। आज हमने सुबह आपको फ्रेश लॉन्ग की कैटेगरी में भी दिखाया है। प्रशांत, एक बार आप चेक करेंगे एस्कॉर्ट्स? जी डेफिनेटली निपी जी, कल जो ब्रेकआउट आया वो काफी अच्छा और वॉल्यूम बैक्ड है। तो कल का जो हाई बना हुआ है यानी करीबन 2190, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं वो 2200 के ऊपर करे, 2200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे 2175 2175, और वहां से आप होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 2250 से लेके 2260। एक और शेयर भी जरा पता कर लेते हैं कि कहाँ पे पोजीशनिंग इस समय थोड़ी ज़्यादा ठीक लग रही है। एक छोटा शेयर और है, अरविंद के नाम से है, अरविंद लिमिटेड के नाम से। एक बार जरा खुश आप जरा चेक कीजिए शेयर को, आप अच्छे से ट्रैक करते हैं इनके शेयर्स को, टेक्सटाइल वालों को। अरविंद को जरा एक बार चेक करना, अरविंद में ब्रेकआउट हो गया है क्या? एक मूव मिल सकती है? सो बहुत क्लियर ब्रेकआउट है और ये थोड़े दिन के कंसोलिडेशन के बाद आया है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी अभी हमें फ्रेश अप मूव होता हुआ दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है 135 और 140 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आप जरा क्लोज का लेके चले 125 के करीब।
प्रशांत, एक बार हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा पर भी फोकस होना चाहिए। प्री ओपन में अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स देखें, सन फार्मा में भी एक्शन है और इनफैक्ट लेबोरेटरी स्टॉक्स में लॉरस लैब्स पर तो एक खबर भी है, कंपनी एडिशनल स्टेक अक्वायर करने वाली है 7.2%। इम्यूनो एक्ट एक कंपनी में करीब 80 करोड़ की ये डील होने की संभावना है। प्री ओपन में स्टॉक करीब 1.25% रिएक्ट कर रहा है। प्रशांत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपके लिए सवाल। मानसी, मेरे लिए मैंने सुना नहीं आपने मेरा नाम, तो ये 334 पे चल रहा है। मेरे हिसाब से 320 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में एक अच्छा स्टॉप लॉस है। इसमें 320 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी रैली आ सकती है और ये करीबन हमें 355 से लेके 360 तक के लेवल भी दिखा सकता है। स्टॉक पर अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखने की राय, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर कई सारे शेयर्स और सेक्टर्स हमने आपको बताएं, लेकिन उनमें से एक खास स्पेस जो कि ब्रोकरेज के रेडार पर है, एक खास स्टॉक जो कि ब्रोकरेज पे रेडार पर है, वो बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आपके लिए। चलिए, सिटी यूनियन बैंक पर बिग बोल्ड ब्रोकरेज लेकर आशीष शाह हमारे साथ जुड़ गए। आशीष शाह, क्विकली बताएं क्या है रैशनल? जी हाँ, मक्वेरी की रिपोर्ट आई है सिटी यूनियन बैंक पर, जहां उन्होंने सिटी यूनियन बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी की राय थी पहले, जिसे अब डाउनग्रेड कर दिया है और अब न्यूट्रल की राय दी है। लक्ष्य दिया है 140 रुपीज़ प्रति शेयर का। उनका मानना है कि कंपनी में ग्रोथ कंसर्न्स है, मार्जिन्स भी कमज़ोर रह सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में FY24 के। इसी के चलते उन्होंने रिटर्न ऑन एसेट्स का सस्टेनेबल रेट 10 बेसिस पॉइंट से घटाकर अब 1.4% कर दिया है सिटी यूनियन बैंक के लिए। उनका मानना है कि कंपनी अपने पीयर्स से ग्रोथ में लैग करती है, मार्जिन्स अंडर प्रेशर रह सकते हैं और लोन ग्रोथ में भी कमज़ोरी देखने को मिल सकती है FY24 के कुछ क्वार्टर्स में। इसी के चलते मक्वेरी ने सिटी यूनियन बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है। 175 रुपीज़ का जो पहले लक्ष्य दिया था वो अब घटाकर 140 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। जहां पर सिटी यूनियन बैंक पर मक्वायरी की तरफ से इस वक्त आता हुआ, लेकिन एशियन पेंट्स के चार्ट्स कुछ क्विकली देखें। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रूड करेक्शन एक बेनिफिट है, उसके अलावा भी जहां केमिकल सीमेंट फोकस में है, इसी फैक्टर के चलते एशियन पेंट भी फोकस में, करीब 1.25% की तेजी इस वक्त। ब्रेकआउट हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे देखने मिला है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जो रेजिस्टेंस जोन है 30 to 35 के, इनके जस्ट यहीं पे बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे जो अपसाइड निकल के आ रहा है ये 3310 और जो दूसरा लेवल है 3380 का है। यहाँ फ्रेश एंट्री लेते हैं। 3190 के जो जोन्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चले। ऑलराइट, ठीक है। सो एशियन पेंट्स पर ये व्यू रहेगा, लेकिन कुछ और स्टॉक जहां पर ब्रेकआउट क्लियर था, कल अच्छी मूव थी लेकिन उसके बाद भी ब्रेकआउट पैटर्न वाले स्टॉक्स हैं। क्या सुज़लॉन में आज भी बाइंग आ सकती है प्रशांत? प्रियंका, मैं इस स्टॉक को ट्रैक करता नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बार चार्ट देख लेता हूँ क्योंकि इसमें काफी लोग फंसे हुए हैं और बार बार वो 12 की तरफ जाके फिर से वहां से रिवर्स होता है। नॉट वर्थ द एफर्ट, पर अगर कोई लेवल्स चाहे तो अभी 11.75 पे क्लोज हुआ है। पोजिशनली मेरे हिसाब से आपका 9.5 का स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और आप होल्ड कर सकते हो। आप वो हिसाब से फ्रेश क्वांटिटी भी प्लान कर सकते हो, यानी 2 रुपीज पर शेयर अगर आपकी रिस्क है तो आप वो हिसाब से टोटल क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। ये वो अगर सस्टेन करे तो आपको 13.5-14 के लेवल दिख सकते। प्रशांत, एक्चुअली इस स्टॉक को बहुत सारे लोग भूल गए थे, लेकिन ये जो रिन्यूड इंटरेस्ट आया, इसमें टर्न अराउंड स्टोरी, नंबर्स अच्छे आए हैं और बड़े ऑर्डर बुक की जो एक गाइडेंस दी है कंपनी ने, लगभग 10,000 मेगावाट के ऑर्डर्स FY24 में, और 3 से 5 महीने में उन्हें लगता है कि 5,000 मेगावाट के ऑर्डर तो उन्हें कुछ SCCI और NTPC जैसी कंपनियों से मिल जाएंगे। ये एक एक्चुअली चेंज कर रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज इस स्टॉक में आ रहा है। एक और स्टॉक, क्योंकि हमने देखा कि टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरीज, इसमें भी कच्चा इंटरेस्ट है। कल भारतीय एयरटेल की मूव, वहां पर एक बड़ी मूव थी और इसके साथ ही टेलीकॉम एंसिलरीज में भी अच्छी खासी मूव दिख रही है। तेजस नेटवर्क को एक बार डिस्कस करना चाहते हैं कुश के साथ। कुश, क्या तेजस नेटवर्क में आज बाइंग आ सकती है? ब्रेकआउट पैटर्न थे कल इसके। जी हाँ, बिल्कुल। टाइम एंड अगेन मैंने स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। 500 के लेवल से हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो यस, इसमें ब्रेकआउट और भी एक्सटेंड हो सकता है। 730 और जो दूसरा लेवल है ये 750, इन लेवल्स के लिए बिल्कुल इसमें बने रहें। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप लेके चले 690 का। ठीक है,
तो अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया, 20 सेकंड के बाद आपको बाजार खुलता हुआ दिखेगा। आज के जो टॉप गेनर्स हैं मैं फटाफट से आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, वो कौन कौन से बनने जा रहे हैं। आज अपोलो हॉस्पिटल फिर से बैक टू बैक चलेगा, आज HDFC चलेगा, एशिया एक्सिस बैंक थोड़ा बहुत चल सकता है, TCS चलेगा। आज लग रहा है कि थोड़ा IT और बैंक दोनों का कॉम्बो काम आएगा। ध्यान रखिए कैश और फ्यूचर्स दोनों के अंदर FIs की लास्ट सेशन में बाइंग हुई है, 45 पॉइंट पॉजिटिव आया है इस समय निफ्टी का पहला टिक, और आप एडवांस डिक्लाइन भी देख पा रहे हैं 1000 और 300 शेयरों का है। अभी थोड़ी देर पहले तक SGX निफ्टी आपको लाल निशान में दिखा रहा था, लेकिन जो पहला टिक है निफ्टी का वो पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक भी 44,170 के आसपास ओपन करता हुआ दिख रहा है। अभी ये लेवल्स फ्रीज हैं, 1 मिनट के लिए आप इनको आउट कीजिए और जो अलग अलग शेयर्स हैं उसके बाद दिखाइएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इस समय की पोजीशंस क्या हैं। ये लेवल्स अभी जो शुरुआत में आप रहे हैं, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 1 मिनट के लिए भी फ्रीज हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। शुरुआत में ही ये करीब 98 रुपये ऊपर है और इसने 4720 का आंकड़ा भी पार कर लिया, अब टिकाना शुरू हुआ है वापस से, और आप देख रहे हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट अब वापस फ्लैट होता दिख रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा अच्छी है। आज मार्केट के पास एक बेस है, कल की करेक्शन ने वो स्टीम थोड़ी बहुत बाहर निकाली है और नई एंट्री आपको वापस मार्केट के अंदर आती हुई दिख सकती है। जल्दबाजी ना कीजिएगा, कल का फॉल है, इसलिए आज का पहला 1 घंटा ये चेक करने के लिए निकलेगा कि ये क्वांटिटी इफेक्ट है या फिर ये 1 डे ट्रेड था। अगर ये 1 डे ट्रेड है तो आपको कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अगर क्वांटिटी इफेक्ट है तो सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद ही इसकी कंफर्मेशन लीजिएगा। सपोर्ट क्या, 18,400 450 निफ्टी के अंदर और 44,000 बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा 72 पॉइंट की गिरावट के साथ। जल्दी से आइए शेयर्स पे। अपोलो हॉस्पिटल ये चल रहा है, पोस्ट नंबर्स चलने लगा है, दिन से चल रहा है शेयर। इसके अलावा हिंडाल्को के अंदर आज पुल बैक थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। अभी प्रशांत कह रहे थे कि मेटल्स उनको सही रेट पे लग रहे हैं। एशियन पेंट थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट आया, बजाज ऑटो सेल्स के नंबर का इम्पैक्ट आएगा। आइशर मोटर्स भी आज थोड़ा एग्रेसिव हो गया पहले से ही। इसके अलावा HDFC लिमिटेड और TCS जैसे 2 पक्के शेयर्स भी बाजार के अंदर शुरुआत में 1% का गेन लेके बैठे हैं। कोल इंडिया के अंदर नुकसान आया 4% और इसके अलावा भारतीय एयरटेल प्रॉफिट बुकिंग 2%, मारुति सुजुकी के अंदर करीब 0.1% और ब्रिटानिया के अंदर करीब 1%, यानी कि चर्निंग हो रहे हैं इंडेक्सेस के अंदर। और जो थोड़े पीछे लेगार्ड वाले सेक्टर्स थे आज वो सामने आ रहे हैं, उसमें IT का योगदान फिर से आपको आता हुआ दिख रहा होगा। चलिए मिड कैप 50 के शेयर्स में आपको नेक्स्ट 50 के बाद जल्दी से बता देता हूँ, फिर छोटे मझोली कंपनीज के शेयर्स के बारे में आपको पता लग जाएगा। एक बार आप स्क्रीन भी देख लीजिए, ये बड़े शेयर्स की स्क्रीन है, यानी कि निफ्टी की स्क्रीन है, और इसमें आप देख पा रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो और अडानी एंटरप्राइजेज में आज शुरुआत अच्छी है, और भारतीय एयरटेल और ब्रिटानिया थोड़ा कमजोर। स्क्रीन देख के लग रहा होगा कि बायसनेस आज पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि दो लेयर्स करीब पॉजिटिव हैं और एक लेयर अभी आपको करीब नेगेटिव दिख रही होगी। मानसी के पास चलते हैं, हम आपको छोटे मझोले शेयर्स बताएंगे और मार्केट में बताएंगे गेस्ट क्या चुन रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की शुरुआत ठीक ठाक हुई है, हरे निशान के साथ एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कई सारे मिल रहे हैं। लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, चुनिंदा बैंकिंग प्लेज, साथ ही कुछ IT स्पेस से जुड़ी कंपनियां, ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी, ये स्पेसेस हैं जो कि छोटी मझौली कंपनियों के सेन इंडेक्स में आपको मौके दे जाएंगी। लॉरस लैब के चार्ट्स को देखें, करीब 2-2.5% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एम्फासिस 1.5% की तेजी दिखाते हुए, इस बीच डिलीवरी का काउंटर भी आज अच्छी मजबूती करीब 1.25% की तेजी के साथ। एल्केम लेबोरेटरीज, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं डिफेंसिव्स के तौर पर यहाँ पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। रियल एस्टेट पैक, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखें, यहाँ पर तेजी के साथ शुरुआत। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और साथ ही टाटा एलेक्सी, वहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे काउंटर्स है जो कि इस वक्त अच्छा खासा बाइंग पैटर्न दिखा रहे हैं। लेकिन बिकवाली दबाव सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, मिड कैप में गुजरात गैस, IGL जैसे स्टॉक्स देखें, लाल निशान करीब 1.5 से लेकर 4% तक की बिकवाली के साथ ही खुलते हुए देखने को मिले हैं। बैंक ऑफ इंडिया आज परफॉर्म नहीं करा। इंडियन होटल्स जिसके चार्ट्स लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रहे थे, आज डाउनसाइड ये एंटिसिपेटेड, इनफैक्ट 0.5% तक की गिरावट के साथ। लेकिन इस बीच ऑटो बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं। एस्कॉट्स क्यूबोटा के बिक्री के आंकड़े आए, डोमेस्टिक सेल्स जो 8,704 यूनिट पर रही, उसका एक रिएक्शन आप देख चुके, उसके बाद फ्रिजल आउट होता हुआ। और थोड़ी देर पहले बजाज ऑटो के भी बिक्री के आंकड़े, व्हीकल सेल्स में करीब 29% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो चलिए, एक म्यूटेड स्टार्ट एंटिसिपेटेड, जिस तरह का वीकली एक्सपायरी के दिन था वैसा ही होता हुआ कुछ। कैसे देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग और कौन से स्टॉक्स हैं ओपनिंग में आपके रडार पर? वेल, इनफैक्ट जो SGX निफ्टी बता रहा था उसके कंपैरिजन में तो काफी एनकरेजिंग बिल्कुल ओपनिंग देखने मिली है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम और बढ़ सकता है, 18,600 या थोड़ा सा उसके ऊपर हम बिल्कुल जा सकते हैं। फिर मुझे लग रहा है एक्सपायरी इफेक्ट विल कम इनटू प्ले, तो बायस बिल्कुल पॉजिटिव है।
डिप्स अगर मिले तो बाय करते चले। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देखिए मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस थोड़ी सी म्यूटेड ओपनिंग हुई है, लेकिन एक पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक आपको फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। 70-100 के जो लेवल्स हैं ये मैं आई कर रहा हूँ आज के लिए, मे बी कल के लिए 1-2 दिन में, और जो स्टॉप लॉस है ये मैं थोड़ा क्लोज कर लेके चलूंगा 69-40 के जो जोन है इनके आसपास का। तो आई थिंक बीटी जो आपके बैंकिंग शेयर्स हैं या एनबीएफसी शेयर्स हैं, ये प्रोबेबली थोड़ा ज्यादा ट्रैक्शन में रहेंगे, और एक राउंड ऑफ पॉज भी इनमें आ चुका है, तो आई थिंक इन पे बिल्कुल नजर होनी चाहिए। दूसरा दिन हो सकता है जब बैंक्स पीछे हों, हालांकि रिकवरी आपको दिख रही है, जिन लेवल्स के पास को रहे थे बैंक्स भी रिकवर हुए हैं और निफ्टी में भी रिकवरी का अटेम्प्ट हो रही है। क्या आज फिर से आईटी के पास लीडरशिप तोड़ नहीं कहना चाहिए, स्ट्रेंथ हो सकती है, और बैंक्स क्या थोड़े से म्यूटेड रह सकते हैं, इसे वॉच करना होगा, क्योंकि अभी आप फिलहाल देखें तो बाजार में फिर से आपको फार्मा थोड़ा सा टिल्टेड तो बाजार फार्मा की तरफ दिख रहा है, और साथ ही इंडेक्स आपको आईटी के स्टॉक्स भी काफ़ी दिख रहे हैं। मिड कैप में आप बात कर रहे थे लॉरस लैब की, आई थिंक मानसी वाज डिस्कसिंग अर्लियर, 4% की मूव वहाँ पर है, और कुछ दूसरे कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है। वरुण बेवरेजेस स्टॉक्स जहाँ ऑलरेडी अच्छी कई दिनों से मूव चल रही है। एक बार आप देखेंगे प्रशांत, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं? इनफैक्ट हम टेलीकॉम एंसिलरी में बात कर रहे थे, तेजस नेटवर्क, इंडस टावर को भी आप देखें, वहाँ पर भी अच्छी मूव बनी हुई है। जहां तक आपने पहला सवाल पूछा मिड कैप आईटी, तो जो सोमवार को हफ्ते की शुरुआत में मैंने बिरला सॉफ्ट रेकमेंड किया था, मुझे लग रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, यहाँ पे बने रहना चाहिए। अभी हम करीबन 345 और 50 के बीच में, मुझे लग रहा है ये 360 तक बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। और अगर मैं बाकी सेक्टर को देखूं तो परसिस्टेंट थोड़ा ओवरस्ट्रेच्ड है, मतलब इस लेवल पे एंटर नहीं कर सकते, तो करंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट वुड बी अ राइट स्टॉक। अच्छा कि आपने हाईलाइट किया, मे बी आई मिस्ड इट, आपने बात की थी बिरला सॉफ्ट की, और बिरला सॉफ्ट ने अच्छी मूव्स दिखाई हैं। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में ही आप प्रशांत देखें तो कई सारे स्टॉक्स जिसमें मूव आई है, बिरला सॉफ्ट हो, साइंट हो, केपीआईटी टेक तो आप 1100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है वो थोड़ा सा बाजार वो टिल्टेड दिख रहा है। ऑटो पैक पे भी एस्कॉट्स कुबोटा और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में ही आपको लॉन्ग बिल्टअप अच्छा दिख रहा है। कहाँ पर ट्रेड में कन्वर्ट होना चाहिए? किरण, हीरो मोटोकॉर्प को तो आज निकुंज भी हाईलाइट कर रहे थे, एस्कॉट्स कल से तेज है, आप बताएं एस्कॉट्स लेंगे, हीरो मोटोकॉर्प लेंगे, या फिर कुछ और बेटर, कोई और सेक्टर बेटर समझ आ रहा है? अगर पर्टिकुलरली हम ऑटो के अंदर बात करें तो ऑटो में ऑलरेडी हमने एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है। रिसेंट जो रैली आई थी, कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर और टाटा मोटर ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया था। अब रिसेंटली अगर मैं एस्कॉर्ट की बात करूँ तो कल के ब्रेकआउट के बाद आज वहाँ पे कहीं ना कहीं हम पॉज देख रहे हैं, तो उसमें कंडीशनल बाय रहेगा। जब तक अब ये 2200 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक एस्कॉर्ट में हम थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह देंगे। अगर 2200 क्रॉस करता है तो ही हम लेंगे, या तो फिर नीचे में कहीं ना कहीं 2160 2150 के आसपास एंट्री लेंगे। हीरो मोटोकॉर्प में आप करंट मार्केट प्राइस से एंट्री ले सकते हो। हम हीरो मोटोकॉर्प को 2500 के लेवल से हमने हमारे जो ट्रेडर्स है उनको रिकमेंड किया था, अभी भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जा सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 2700 का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं आप ऊपर में 2800 से 2900 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक हमें ऑटो के अंदर पसंद आ रहा है वो मारुति है। मारुति में अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया, उसके बाद 3-4 दिन से दिख रहा है कि ऊपर में 94-9500 को क्रॉस नहीं कर रहा है। लास्ट 2 दिन से ओपनिंग में लो लेवल पे ऊपर ओपन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग टाइम पे हाई लेवल्स तक ये स्टॉक जाता है। अभी अगर 9300 के आसपास को एंट्री लेना चाहे तो डेफिनेटली आप मारुति में एंट्री ले सकते हो। कोई भी गिरावट आती है 90 to 50 तक तो वहां पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस 9200 का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है तो आप 9600 तक के लेवल मारुति में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्रेफरेंस वाइज है एस्कॉर्ट कंडीशनल बाय 2200 के ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प करंट मार्केट प्राइस है, और मारुति भी आप करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हो। एक बार अपोलो टायर के चार्ट्स देखें, शार्प अप मूव यहाँ पर आता हुआ। जेके टायर को भी एक बार विजिट करना चाहिए। अपोलो टायर में तो अच्छी मजबूती नजर आ रही है, और जेके टायर के स्टॉक प्राइस में भी हम देख रहे हैं करीब 2% की तेजी के साथ कुछ टायर स्टॉक्स हम देख रहे हैं। ऑटो बिक्री के डेटा तो आज आने वाले हैं, ऑटो एंसिलरी पर भी नजर होनी चाहिए, और टायर के लिए तो क्रूड का फैक्टर भी काम कर रहा है। दोनों स्टॉक्स में अच्छी मजबूती। अगर कंपेयर करना हो तो अपोलो विल स्टैंड आउट जस्ट अ लिटिल बिट बेटर देन जेके टायर, बिकॉज एक अच्छा खासा हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं इन जेके टायर। पिछले कुछ सेशंस की तेजी है, लेकिन अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो करीब 189-190 के जोन्स के करीब है। सो वंस इट क्रॉसेस दिस, यहाँ पे आपको मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा। लेकिन इसी के सामने अगर मैं अपोलो टायर्स देखूं
बहुत क्लियर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। जो डिप आया था 2 दिन पहले, दैट हैज आल्सो बीन बॉट इनटू, तो 385 के जोन से बहुत क्लियर बाइंग आई है यहाँ पे। एक फ्रेश बाइंग आप इनिशिएट करें तो 405 ये आपके लिए पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 415 का होगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चले 385 का। तो डिप के बाद आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो गया है। बोथ ऑफ देम लुक स्ट्रांग। अपोलो टायर्स हैज अ स्लाइट एज। टायर्स पर फोकस होना चाहिए वैसे टायर पैक में ही, और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। मयूरेश, हम सीमेंट और रियल एस्टेट की बात कर ही रहे थे, और प्री इलेक्शन ईयर में किस तरह से ये स्पेसेस हैं जो कि एक्टिव भी होंगे और यहाँ पर नजर भी होगी। इन्हीं के साथ साथ इंफ्रा स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, HG इंफ्रा, GR इंफ्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं आज शुरुआत से अच्छी मजबूती अपटिक के साथ। इनफैक्ट एनसीसी का स्टॉक तो कल भी हम टेक्निकली भी डिस्कस कर रहे थे, अच्छी तेजी दिखा रहा था। इस थीम को कैसे देखें? इंफ्रा स्पेस में लगातार ऑर्डर विंस के चलते, नए प्रोजेक्ट विंस के चलते काफी हद तक फोकस रहता है। एब्सोल्युटली, और फोकस बरकरार रहेगा क्योंकि जैसे जनरल इलेक्शंस अगले वर्ष में अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास हैं, काफी प्री ऑर्डरिंग हो सकती है अगले कुछ महीनों में। ऑब्वियसली आई थिंक जो दूसरी तिमाही रहती है, विच मींस द क्वार्टर ऑफ जून जुलाई अगस्त, ये मॉनसून रिलेटेड क्वार्टर रहता है जहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनेस होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। बट मार्केट्स वो भले भांति जानता है कि आई थिंक थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है एक्टिविटी में। हाउएवर आई थिंक अगर आप देखते हैं जो प्री ऑर्डरिंग होगी वो अच्छी खासी होगी। सेकंड हाफ में स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 में एग्जीक्यूशन काफी तगड़े होने वाले हैं, एंड विद सच ह्यूज ऑर्डर्स कमिंग देयर वे विद बेटर मार्जिन्स, ऑपरेटिंग लेवरेज इस सेक्टर के लिए डेफिनेटली प्ले आउट होगा। तो ये सेक्टर के जो अर्निंग्स हैं, यहाँ पे जो मोमेंटम है ये डेफिनेटली बरकरार रहेगा। ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड स्टॉक्स लाइक NCC, ABB ऑन टू योर शो। अभी जो हमें पसंद आ रहा है फ्रॉम दिस स्पेस, थोड़ी डिक्लाइंस पे अगर मिले तो वो है ITD सीमेंटेशन। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी स्पेसिफिकली आफ्टर रिजल्ट्स, ये वित्त वर्ष के लिए उनको लगता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ आएगी 40% आएगी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। मुझे लगता है ITD सीमेंटेशन। एब्सोल्युटली मयूरेश, इनफैक्ट मिड कैप IT में फिर से मिड कैप सीमेंट स्पेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और ये आप स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एक बार चलते हैं दिल्ली और IC के ग्राउंड से। अजय वहाँ मौजूद हैं हमें ये समझाने के लिए कि वहाँ मूड चेक है कैसा। बस अब से कुछ मिनटों में IC शुरुआत होने वाली है। अजय बताएं, आपने तो सारे 8 के 8 इवेंट्स अटेंड किए हैं, इस बार आप दिल्ली में हैं स्पेशल इवेंट के लिए, कैसा है वहाँ मूड चेक? हम यहाँ पे ताजमहल होटल में हैं न्यू दिल्ली में, और 9th एडिशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव यहाँ पे हो रहा है। हम अपने सारे कॉलीग्स के साथ यहाँ पे हैं, हमारे CEO साहब, हमारे MD साहब और ढेर सारे बड़े मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ने वाले हैं। अगले 2 दिन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव जो 9th एडिशन हमने यहाँ पे रखा है अपने व्यूअर्स के लिए और सारे सिटीजन्स के लिए, इस बात पे फोकस करने वाला है कि कैसे इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के इमर्ज कर रहा है, जैसे बढ़ रहा है। हम सब ने देखा किस तरह बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई करीब आ चुका है। हमने देखा 4th क्वार्टर नंबर्स बहुत मजबूत आए हैं। इनफैक्ट 4th क्वार्टर GDP भी अनुमान से बेहतर आया है। तो इंडिया जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है मार्केट्स में भी और GDP डेटा में किस तरीके से इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है। कौन वो लोग हैं जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन पॉलिसीज को बना रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ अमित शाह जी जुड़ेंगे इन अगले 2 दिनों में, गडकरी जी जुड़ेंगे, हम ज्योतिरादित्य जी एविएशन मिनिस्टर भी जुड़ेंगे। ढेर सारे पॉलिसी मेकर्स जो अपने अपने सेक्टर्स में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये ग्रोथ नज़र आ रही है। हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सारा एक्शन ET Now और ET Now स्वदेश पे अगले 2 दिन लेके आएंगे। इनफैक्ट हमारे रिपोर्टिंग कॉलीग्स बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और मार्केट के लोगों को भी चेज करेंगे और कमेंट्री लेके आएंगे। कौन कौन? बिल्कुल अजय, आपने सही बोला, और हम लोग चेज करने वाले हैं। अनिल अग्रवाल जो है वेदांता के, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मार्क मोबियस जो है मार्केट से, वो जुड़ने वाले हैं। शंकर शर्मा जुड़ने वाले हैं, और भी बहुत सारे, राजन भारती मित्र जुड़ने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ मेकर्स होंगे। तो हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि बने रहिए ET Now स्वदेश पे, ET Now पे जानने के लिए। देखिए सारा एक्शन जो होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इनफैक्ट इस बार का जो एजेंडा भी है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन के साथ मैच करता है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। इंडिया सिर्फ अपनी डेवलपमेंट नहीं, बट डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, सबकी डेवलपमेंट देख रहा है। जी हाँ, ये सारी पॉलिसी कमेंट्री आपको ET Now और ET Now स्वदेश पे अगले 2 दिन मिलेगी। आप जुड़े रहिए स्वदेश के साथ।
ऑलराइट, बहुत सारा एक्शन आप कैप्चर लगातार करते रहेंगे अजय, और हमारे सारे कोलीग्स दिल्ली से कोलीग्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। लगातार आपको वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कौन कौन से की स्पीकर्स और पैनल डिस्कशंस है, वो लगातार आप तक लाते रहेंगे। लेकिन इस बीच फिर से वापस मार्केट पर लौटते हैं, और मार्केट में आपको थोड़ी सी बड़ा गिरावट तो बैंकिंग स्टॉक्स में और बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी ने हालांकि रिकवरी का एक अटेम्प्ट किया, लेकिन बैंक्स आज भी दूसरे दिन है जो थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन इस वक्त अच्छी आपको ऑटो सेक्टर से एस्कोट्स को बोटा वहां पर दिख रही है। नौकरी जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है कुछ, इनफैक्ट ये दूसरा तीसरा दिन होगा नौकरी में 3% का मूव है। क्या ऐसे इन लेवल्स पर बाय करना ठीक होगा? थोड़ी सी मूव तो आ चुकी है, रिस्की होगा क्या यहां से लेना? क्योंकि देखिए अच्छा खासा एक अपसाइड था, और जो 42-30 के जो जोन है जहां पे पिछले 5 सेशन से स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है क्रॉस करने के लिए, उसके जरा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। आज का भी अगर आप हाई देखें तो करीब करीब उसी लेवल के आसपास का बना है। तो रिस्की नहीं है, बट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो, क्योंकि जो मोमेंटम है यहाँ पे आपको 42-30, 42-35 के जो लेवल्स हैं इसके बाद आते हुए मिलेगा। अब अच्छी बात यह है कि वहां से थोड़ा सा नीचे है तो एक अच्छा खासा जंप दिखा के आपको माइल्ड ही सही पर थोड़े से डिप पे स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू होगा इवन इन दीज लास्ट फ्यू डेज जहां पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। वॉल्यूम एक्शन अच्छा खासा पिकअप हुआ है और मोमेंटम इंडिकेटर पे भी हम एक रिवर्सल देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल द सेटअप इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे एक अच्छा सा अपमूव शुरू हो सकता है। मोमेंटम के लिए थोड़ा वेट करें, एंड अगेन एज वी स्पीक वी आर ऑलमोस्ट देयर, 42-25 तक आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो टारगेट्स लेके चलेंगे, ये पहला टारगेट 42-85 का लेके चलेंगे, दूसरा टारगेट जो है ये 43-30 का लेके चलेंगे। सो उस हिसाब से यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल लग रहा है। स्टॉप लॉस आप 40-80 के जोन्स का लेके चलें, तो अब अगले अपमूव के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है। And the entire setup is suggesting that the momentum could continue further. ये अपमूव के लिए रेडी हो रहा है और मोमेंटम जो है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस बीच पिडिलाइट में प्रशांत क्या ट्रेड्स बन रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटली अगर देखें कंपनी लगातार अपने मार्जिन्स को गेन करने की कोशिश कर रही है, और इसके अलावा भी ताज़ा जब कंपनी के नतीजे और नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी, वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ को लेकर काफ़ी हद तक फोकस रहेगा, ये कहना था मैनेजमेंट का। स्टॉक में आप देखिए करीब 2-2.5% तक की तेजी दिखाने के बाद 2662 के लेवल्स के साथ हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त हम देख रहे हैं। 2% की तेजी अब भी कायम है। जी मानसी, मुझे लग रहा है कि इसमें पोजिशनली बने रहना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हो पोजीशन तो आप 2610 का स्टॉप लॉस रख के बने रहो। फ्रेश एंट्री कोई कर रहा है तो आप 2630 पे रखो, वो हिसाब से आप रिस्क मैनेज करो। मुझे लग रहा है ये 2700 तक जा सकता है और उसके ऊपर भी, बट पहला टारगेट हम 2700 मान के चल सकते हैं। तो 30 के पास इस वक्त निफ्टी है, संभलने की कोशिश, कमजोरी के साथ शुरुआत जरूर हुई, उसके बाद एक स्टीप डाउन ट्रेंड और वहां से अब रिकवर होने की कोशिश में। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, रियल्टी सेक्टर आज लीड करता हुआ शोभा लिमिटेड के चार्ट्स देखें, करीब 4% की तेजी। प्रेस्टीज एस्टेट अच्छे नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूव है। लोढ़ा और ओबरॉय रियल्टी में भी अच्छा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। किरण, आपकी तरफ से रियल एस्टेट में कौन से पिक्स होंगे? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस जैसे किया था, जिस तरह से चार्ट पैटर्न दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसने अपना जो लोअर बॉटम था 490 उसको संभाला है, और कहीं ना कहीं एक गैप अप के साथ हमने 2 दिन पहले देखा, और वहां से फॉलोअप बाइंग आ रही है। तो शोभा डेफिनेटली हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। 500 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक हम इसमें बाइंग करेंगे। ऊपर में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चार्ट हमें दिख रहा है, ऊपर 580 अगर क्रॉस करेगा तो 600 तक जा सकते हैं। दूसरे अगर रियल एस्टेट स्टॉक के अंदर हम देखें तो फिनिक्स में हमें काफी अच्छा लग रहा है। लोधा के अंदर ऑलरेडी मूव आ चुका है, फिनिक्स वुड बी द नेक्स्ट पिक। जिस तरह से उसने 1300 के आसपास से देखे स्टॉक 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से हम फिनिक्स लॉन्ग करेंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हमें, और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली हम इसमें 1600 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिनिक्स वुड बी द प्रीफर्ड पिक। से आपको कुछ और स्टॉक्स, डिक्सन जैसे स्टॉक्स में 2.5% लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, ये स्टॉक तो लगातार चल रहा है, लेकिन हेवल्स जैसे स्टॉक भी अब आ रहे हैं रडार पर। क्या हेवल्स में बाइंग करनी चाहिए लॉन्ग बिल्टअप को देखते हुए कुछ इस वक्त? बिल्कुल करनी चाहिए। वॉल्यूम बैक्ड अपमूव हमने इसमें आते हुए देखा है, और जो पॉज आया था वो भी बस 20 डे मूविंग एवरेज के करीब करीब ही सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक रिबाउंड किया है। तो आई थिंक जो ये अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो अपसाइड यहाँ पे मुझे लग रहा है और कंटिन्यू हो सकता है। जो इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहा है वो 1360 का पहला टारगेट है और 1390 का दूसरा टारगेट है। तो
इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 1300 ये लेवल है जिसके करीब करीब आज का लो भी बना था, तो आई थिंक यहीं आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। एक पॉज के बाद ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम बैक्ड अप मूव यहाँ पे फिर से शुरू होते हुए दिख रही है, तो हैवेल्स में भी आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा कि आपने हेवल्स के बारे में बता दी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हेवल्स और डिक्सन में से आपसे पूछता कि दोनों में से क्या खरीदा जाए। अभी भी कोई बात नहीं, एक शेयर मेरी नज़र में हो रहा है, काफ़ी दिनों के बाद वो चल रहा है, जैसे ही क्रूड के प्राइस थोड़े नीचे आए, वो है HPCL। एक बार प्रशांत ऐप HPCL के अंदर मैं सिर्फ एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे को क्रूड नीचे आया तो मैं उसका सिर्फ बेनिफिट देख रहा हूँ और मेरे अकाउंट में आएगा मैं बाहर निकल जाऊँगा, और मेरे लिए 2-2.5% 3% भी बहुत होगा फ्यूचर्स के हिसाब से। जरा HPCL की पोजीशन देखना, लगता है आपको 3% तक का गेन आ जाएगा? 3% मतलब हम करीबन मान के चलेंगे 275, मुझे लग रहा है आ सकता है। और इसके लिए आप स्टॉप लॉस फिलहाल सिर्फ 262 पे रखो और रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। 262 का स्टॉप लॉस, 265 का टारगेट। ठीक है, डिक्सन से साथ साथ हमने आपको एक शेयर हमेशा से नोटिस करवाया था, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आज शुरुआत में वापस से पुल बैक वहाँ पे देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट की स्टोरी यही है, वो 3 दिन चलता है, एक दिन प्रॉफिट बुकिंग कराता है, फिर चलने लगता है। तो आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वापस से 1400 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। प्रशांत जरा चेक करना, मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर का स्विंग का कोई बेनिफिट नहीं है। 50 रुपये के लिए शेयर नहीं बना, ये शेयर बना है कम से कम 300 रुपये के लिए, तो उसमें बने रहें। और जिन्होंने नहीं लिया वो अभी एंट्री कर सकता है क्या? जी अनिपी जी, अभी करीबन अगर मैं देखूं तो 14 से 10 पे चल रहा है और इसको 1425 का रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल पे एंटर करना और रेजिस्टेंस के नजदीक बाय करना मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। बट जिनके पास पोजीशन हो वो 1395 1395 स्टॉप लॉस से होल्ड करें। फ्रेश बाइंग आप या तो 1400 के नजदीक करो या फिर 1430 के ऊपर करो, रेजिस्टेंस के करीब बाय मत करो, ब्रेकआउट वैलिड होने दो उसके बाद बाय करो। और अगर ये 1430 क्रॉस कर जाए तो पोजिशनली आप 1395 जो स्टॉप लॉस मैंने कहा है वो लगा के होल्ड कीजिए, वहां से आपको करीबन 1550 तक के टारगेट्स मिनिमम मिलने चाहिए। ओके, चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ये राय। और इनफैक्ट कल जब बाजार की कमजोरी में हम बात कर रहे थे, लगातार हम आपको ये बता रहे थे कि जो हैवी वेट्स हैं रिलायंस और HDFC ट्विंस, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आज आप देखिए शुरुआत हमने देखा म्यूटेड ज़रूर हुई, लेकिन रिलायंस वापस से लौटता हुआ खरीदारी की तरफ हम देख रहे हैं, संभलने की कोशिश, रिकवरी अटेम्प्ट की और इस अटेम्प्ट में कामयाबी। और HDFC ट्विंस में भी अगर आप देखेंगे HDFC और साथ ही HDFC बैंक में इस वक्त ट्रेड्स जो और ग्रीन पैटर्न में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। किरण, रिलायंस की इस तेजी को कैसे देखें? रिलायंस एकदम पिक पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपनी 20 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट जो 2420 पे देखा था, एक वन साइड रैली कहीं ना कहीं 2500 तक आई, 2 नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न टॉप में बनी और वहां से कल एक हमने फॉलोअप सेलिंग देखा। कहीं ना कहीं नीचे में जिस तरह से इसने 2460 2450 का लेवल होल्ड करके रखा है और आज जिस तरह से रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, देयर आर वेरी गुड चांसेस इट कैन चेंज मार्केट मूड। करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है तो अग्रेसिव स्टॉप लॉस हमें कहीं ना कहीं 2450 का मेंटेन करना है। हमारा फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेगा 2520, जैसे 2520 क्रॉस करेगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 2600 तक की रैली देख सकते हैं। तो रिलायंस इज प्रेफर्ड पिक, आप लॉन्ग करके जा सकते हैं 2450 के स्टॉप लॉस के साथ। सिंह बेट इस वक्त रिलायंस में बनती हुई दिख रही है, लेकिन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक चार्ट देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का, लेकिन पैसेंजर कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स और आज ऑटो स्पेस को तो नजर में फोकस रेडार में रखना ही चाहिए। करीब 4% की तेजी कुछ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखिए बहुत शार्प इसने रिबाउंड दिया है, बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक था फॉर अ व्हाइल एंड उसके बाद हमने एक स्लम्प आते हुए देखा था। अब जो ये रिकवरी आई है इट्स पुटिंग इट बैक ऑन दैट पाथ जहां पे ये एक बार फिर से ट्रेडर इन्वेस्टर HNI फेवरेट बन रहा है। सो यहाँ पे आप देखिए अच्छा खासा अप ट्रेंड है, कंटिन्यू हो रहा है। वॉल्यूम्स थोड़े से स्लगिश हैं, थोड़े से और पिकअप होते तो शायद थोड़ा मूव और हम कह सकते थे कि स्ट्रॉन्ग था, बट स्टिल एनकरेजिंग इनफ टू गिव इट अ बाय इवन फ्रॉम हियर। तो अगर आप इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से एंट्री लेना चाहें तो 810 का पहला टारगेट, 830 का है इस ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। इन लेवल्स के लिए आप इसमें अभी भी एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। इतने अच्छे रनअप के बाद भी अभी ओवर हीटिंग से जरा दूर है, तो यहाँ पे आप एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये आप 740 का लेके चलें, आज का लो भी करीब उन्हीं लेवल्स के आसपास है। तो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, हो सकता है पोजिशनली ये स्टॉक और ज्यादा रिवॉर्डिंग हो जाए, बट ट्रेडिंग के लिहाज से भी इसमें आप एक एंट्री ले सकते हैं। आज साल का नया हाई भी इसने टेस्ट कर दिया और ये 4.5% ऊपर है। परसों इसका ब्रेकआउट हुआ था, 2 दिन के बाद से लगातार शेयर चल रहा है
और इलेक्ट्रा ग्रीन ये कैश सेगमेंट का शेयर है। हमने भी आज सुबह इसको नोटिस किया, लेकिन आज शुरुआत में 4% गेन देने के बाद ये ऑलमोस्ट अपने वापस से नए हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ इस पर करते हैं फ्यूचर्स के ही, जहाँ पर ट्रेड थोड़ा ऑप्शंस के जरिए भी आपको मिल जाएगा। कैनफिन होम्स के अंदर आज वापस से मूवमेंट आया है, एक बार जरा चेक करेंगे किरण आप कैनफिन होम्स। कैनफिन होम की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे कि एक वन साइड रैली कहीं ना कहीं अटेम्प्ट हुई है। हमने देखा कि 670 680 प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको भी क्रॉस करके स्टॉक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक एक्सटेंडेड रैली हो गई है, तो करंट मार्केट प्राइस से तो हम लॉन्ग नहीं सजेस्ट करेंगे। कोई भी डिप आता है अगर 690 680 के आसपास, तो वहां पे हमें बाई करना चाहिए। और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जिसके पास है वो होल्ड रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर यहाँ से एक्सटेंडेड रैली और भी चल सकती है तो चांसेस आर वेरी यस, बिकॉज मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी बुलिश जोन के अंदर है। और कल जिस तरह से वॉल्यूम बैक एक फॉलोअप हमने बाइंग देखा था, तो चांसेस है कि हम 750 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो नई खरीदारी के लिए वेट, लेकिन जिनके पास है वो 750 के टारगेट के लिए 680 का स्टॉप लॉस। ठीक है, एक फ्यूचर्स का शेयर मैं आपको और बताना बाकी रह गया, सुबह इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे, वो था कोटक महिंद्रा बैंक। आपको डिफरेंस बताया था कि कैश के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और फ्यूचर्स थोड़ा पीछे हटे हुए हैं। अगर आप आज देखेंगे तो अब कैश भी और फ्यूचर्स भी दोनों डाउन हैं। अब उन दोनों में हालांकि फ़र्क थोड़ा बहुत रहता ही है प्रीमियम डिस्काउंट का, लेकिन फिर भी अभी ये काफ़ी हद तक मैच हो गया। और हमने आपको सुबह ये भी नोटिस करवाया था कि कैश जब चले ना तभी आप फ्यूचर्स के अंदर आना। अब आप देख पा रहे होंगे 2 पॉइंट का डिस्काउंट है, यानी कि फ्यूचर कैश ऑलमोस्ट अब एक ही रेट के आसपास आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कोटक पे रिकमेंडेशन। एक काम करते हैं, जरा कोटक पे पूछ भी लेते हैं कोई नियर बाय का सपोर्ट है, क्योंकि ये रेंज का ब्रेकआउट करने जा रहा था, फेल हो रहा है। किरण एक बार जरा कोटक चेक करेंगे, ये रेंज का ब्रेकआउट कर रहा था बट फेल हो रहा है। सो कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से हमने एक कहीं ना कहीं आपने बताया, वैसे 1980 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज वो फॉलोअप बाइंग कहीं ना कहीं नहीं आ रही है। नीचे हम देख रहे हैं और उसमें ऑलरेडी कैश फ्यूचर्स के बीच में एक आर्बिट्रेज भी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा प्राइस डिस्टर्ब्ड है। ओवरऑल अगर हम इंटरनेट देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहीं ना कहीं 1920 1930 के आसपास है। तो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, थोड़ा रिस्की कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं 1920 जब तक होल्ड है डेफिनेटली हम इसमें बाइंग कर सकते हैं 1920 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 1920 होल्ड रहता है तो चांसेस है कि कोटक वापस रिकवरी करके कहीं ना कहीं ऊपर में 1980 2000 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो वी आर ऑन काउंटर साइड, डेफिनेटली 1920 के स्टॉप लॉस से वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। बैंक पर आपको मिलती हुई, लेकिन इस बीच एक सेक्टर जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है, ग्लोबल कनेक्ट है आईटी सेक्टर के साथ। लेकिन डोमेस्टिक आईटी प्ले की अगर बात करेंगे, आईटी सेक्टर को 2 हिस्सों में बांटने की बात लगातार हम करते हैं। जो हैवी वेट आईटी कंपनियां, ऑफ कोर्स ग्लोबल कंसर्न्स, ग्लोबल चैलेंजेस का हिट वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस में लगातार आपको मौके मिल रहे हैं। आईटी सेक्टर में इस वक्त ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी दिख रही है, चैलेंजेस कैसे नजर आ सकते हैं और कहां पर होनी चाहिए आपकी नजर, इस पर बात करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ओमकार टंगसाले हमारे साथ जुड़ गए। ओमकार, गुड मॉर्निंग, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आईटी सेक्टर के लिए डबल डिजिट ग्रोथ, मैक्रो चैलेंजेस, ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जिस पर लगातार जिक्र हो भी रहा था। और इस वक्त अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी प्ले हैं जो कि काफ़ी हद तक एक्शन पैक नज़र आ रही हैं। क्या जो लिमिटेशंस थे, चैलेंजेस थे, वो कह सकते हैं कि खत्म होते हुए दिखेंगे धीरे धीरे आईटी सेक्टर में? हैवी वेट्स के लिए भी कैसे देखते हैं आईटी सेक्टर को? यस, डेफिनेटली मिड कैप सेक्टर आप देखें तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, लास्ट रादर फ्यू इयर्स में सरपास करी है ग्रोथ को फॉर द लार्ज कैप आईटी कंपनीज, बिकॉज ऑफ द वन सिंगल रीजन दैट दे हैव लो बेस। तो जितना भी ग्रोथ मोमेंटम दिखेगा वो बहुत वो एज कम्पेयर टू लार्ज कैप अच्छा दिखेगा। लेकिन ये क्वार्टर्स में और Q4 FY24-23 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, जो कि जितना भी इम्पैक्ट आया है स्लो डाउन का ऑन आईटी सेक्टर, वो लार्ज कैप के करीब कंपैरिजन में मिड कैप पे बहुत कम आया है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है मिड कैप के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप ये साल भी ग्रोथ करेगी, ग्रोथ सरपास करेगी ये क्वार्टर अगले FY24 में, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द मिड कैप सेक्टर। ठीक है ओंकार, हमको कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज में से अपने टॉपिक बता सकते हैं आप? मेरा मिड कैप में टॉपिक्स है कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड KPIT टेक्नोलॉजीज। ठीक है,
और बड़े शेयर्स में से जो आप कुछ फ्रंटलाइन शेयर जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक, विप्रो, इन सब में से? सॉरी, कोई बड़े शेयर्स में से जिनकी वेटेज ज़्यादा है, इन्फोसिस, टीसीएस, लार्ज कंपनी में से आपकी टॉप पिक कौन सी है? मेरी टॉपिक रहेगी एचसेटेक फॉर द क्वार्टर्स, उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस, बाद में टेकन और लास्ट में विप्रो। ये सीक्वेंस रहेगा और इनकी का जैसे भी मेरे हिसाब से 2 क्वार्टर्स के बाद या सितंबर क्वार्टर्स के H2 FY24 में ग्रोथ गाइडेंस और मार्जिन एंड ऑल्सो ऑन द रेवेन्यू साइड वो बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि इन्फोसिस एक हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते आ रहे हैं, उससे वे अच्छे ही करते हैं। तो आने वाले समय में इन्फोसिस माइट गेट अपग्रेडेड, बट फॉर एट द मोमेंट ऑफ टाइम उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंट जो गाइडेंस रेवेन्यू है और रेवेन्यू 4 to 6% का या फिर मार्जिन टर्म्स में इट्स क्वाइट लो एज कंपेयर टू HCLTech. So HCLTech is my topic for now. ऑलराइट, तो फ्रंट में आप HCLTech की बात कर रहे हैं, मिड कैप आईटी में आपने कहा कोफोर्ज, परसिस्टेंट और KPIT टेक, इन सब स्टॉक्स में अच्छी मूव भी है। शुक्रिया ओंकार आज समय देने के लिए।